आज के स्टडी में हम डायमेंशंस की बात करेंगे. व्हाट आर डायमेंशंस एंड डायमेंशनल फॉर्मूलाज. ठीक है, डायमेंशंस क्या होती है और डायमेंशन फॉर्मूला क्या होता है. आज सबने एसआई सिस्टम के बारे में तो पढ़ा होगा. एसआई सिस्टम क्या होता है? इट इज़ इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम. इंटरनेशनली एक्सेप्टेड सिस्टम है, दैट्स व्हाई इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स. इसमें हमारे कुछ पर्टिकुलर यूनिट्स आ जाते हैं जो कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेड है, और ये एक कोहेरेंट सिस्टम है, रैशनल सिस्टम है, मेट्रिक सिस्टम है. इसमें हमने देखा था मास, लेंथ, टाइम, ये सब हमारे क्या थे. मास, लेंथ, टाइम क्या थे हमारे. मास, लेंथ, टाइम, इनकी जो ये जो फिजिकल क्वांटिटीज़ है इनके यूनिट्स क्या थे. किलोग्राम, मीटर, सेकंड. यहाँ पे डायमेंशनल फार्मूला के लिए हम मास, लेंथ, टाइम को लेंगे और इनके डायमेंशनल फार्मूला इनके हेल्प से निकालेंगे. जैसे कि एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह के डायमेंशनल फार्मूला एमएलटी के हेल्प से, मतलब कि मास, लेंथ, टाइम के हेल्प से निकालेंगे. सबसे पहले हम बात करते हैं लीनियर वेलोसिटी की. इसको मैं साइड पर रख देती हूँ, मास, लेंथ, टाइम को. मास, लेंथ, टाइम. लीनियर वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला निकालने के लिए हमें सबसे पहले उसका फॉर्मूला पता होना चाहिए. वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. डिस्प्लेसमेंट के लिए हम इनमें से कौन सा यूनिट यूज़ करेंगे. लेंथ, एंड इसकी पावर 1 है यहाँ पे. एंड अपॉन टाइम के लिए हम टी यूज़ करेंगे, कैपिटल टी. सो यहाँ पे हम लेंथ को तो ऊपर ही रखेंगे, टी को, टाइम को ऊपर ले आएंगे तो इसकी पावर -1 हो जाएगी. तो इसको हमारे पास डायमेंशनल फार्मूला आ गया वेलोसिटी का L1T-1. या फिर हम इसका डायमेंशनल फार्मूला देखो, एल और टी तो है यहाँ पे. डायमेंशंस में डायमेंशंस हमारी ये होती है पावर्स. देखो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ डायमेंशंस क्या होती है. डायमेंशंस आर द पावर्स. 1, -1 जो आपको यहाँ पे दिख रहा है ना, ये पावर्स है और यही डायमेंशंस है. पावर्स ऑफ MLT आर डायमेंशंस. एंड व्हाट इज डायमेंशनल, शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ फॉर्मूला. पावर्स, ये क्या थी, पावर्स था. डायमेंशनल फॉर्मूला इज पावर्स अलोंग विद बेसिस. मतलब कि सिर्फ पावर्स ही नहीं, बेसिस भी. ठीक है. सो यहाँ पर हम डायमेंशनल फॉर्मूला देख रहे हैं वेलोसिटी का, जो कि आया L1T-1, जिसे हम M0L1T-1 भी लिख सकते हैं, क्योंकि कोई भी बेस जिसके ऊपर हम 0 लगा दें इसका मतलब होता है वो 1 है. दैट विल बी इक्वल टू 1. सो दिस इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी. एक्सेलरेशन का फॉर्मूला इज वेलोसिटी अपॉन टाइम. वेलोसिटी अपॉन टाइम. सो वेलोसिटी के लिए हमारा जो डायमेंशनल फॉर्मूला अभी हमने पहले निकाला था, दैट वाज L1T-1 अपॉन टाइम, टाइम की पावर 1. and now L1T-1, टी की पावर -1, इसको भी ऊपर ले आए तो -1 हो जाएगा, और यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा माइनस माइनस क्या होता है, प्लस, -2. साइन माइनस का ही रहेगा. ठीक है. सो यहाँ पे हम इसको या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -2, m0 L1T to the power -2. नेक्स्ट पे चलते हैं. और बोलो अपने फोर्स ले लो. हमें किसके डायमेंशनल फॉर्मूलाज निकाल रहे हैं, क्वांटिटीज के, फिजिकल क्वांटिटीज के डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल रहे हैं.
ठीक है, फोर्स का फॉर्मूला इज मास इनटू एक्सेलरेशन, मास इनटू एक्सेलरेशन। ना अभी थोड़ी देर पहले हमने एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला था। मास का, मास के लिए क्या आएगा, mLT, m कैपिटल M, m1 इनटू एक्सेलरेशन की जगह L1T minus 2. So it will be m1 L1T minus 2. What are these powers called? These powers are called as dimensions. And what is this along with powers? This is called as dimensional formula. Now एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए उसका फॉर्मूला निकालना पड़ेगा, दैट इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ। अब ब्रेड्थ भी एक लेंथ ही है, अगर देखा जाए तो लेंथ तो लेंथ है मगर ब्रेड्थ भी एक तरीके की लेंथ ही है। तो हम इसकी जगह लिख सकते हैं L1 इंटू L1, दैट विल बी L2। ठीक है, वैसे ही हम अब वॉल्यूम के लिए निकालेंगे वॉल्यूम, that will be, volume का formula is length into breadth into height, and that is breadth भी एक height ही है, height और height भी एक, sorry breadth भी एक length ही है, height भी एक length ही है, तीनों चीज़ें equal है। ठीक है, तीनों चीज़ें equal है। so इसके लिए हम लिख देंगे length into length into length, जिसके लिए L1 पावर 1 है सबकी, हमारा L³ आ जाएगा यहाँ पे। when bases are same, powers are added. so वॉल्यूम के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इज L3, एरिया के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इज L2। आगे बढ़ते हैं, मोमेंटम जिसे हम P से डिनोट करते हैं, इसके लिए फॉर्मूला क्या था, m इंटू वी, mass into velocity. So P will be equal to m1 L1 velocity, अपनी velocity के लिए जो speed के बराबर ही होगी। velocity के लिए क्या फॉर्मूला था हमारा, डायमेंशनल फॉर्मूला क्या निकाला था, मास के लिए m1 लिख दिया मैंने, velocity के लिए क्या निकाला था, L1T minus 1। This is the dimensional formula for momentum. Next one is impulse. Impulse को हम I से डिनोट करते हैं, it is the effect of force, and impulse is equal to force into time. तो यहाँ से आपको लग रहा होगा कि फोर्स को भी याद रखना बहुत ज़रूरी है, फोर्स के डायमेंशनल फॉर्मूला को याद रखना बहुत ज़रूरी है। इम्पल्स विल बी इक्वल टू, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला वॉज, बताओ, m1 L1T माइनस, तो फोर्स का है m1 L1T माइनस 2 इंटू टी का T1, and it will be equal to m1 L1T. When bases are same, powers are added, to minus 2 plus 1 will be minus 2 and plus 1 will be minus 1. So यहाँ से हमारा इम्पल्स का फॉर्मूला भी निकल गया, दैट इज m1 L1T माइनस 1। थोड़ी देर पहले जो हमने मोमेंटम का फॉर्मूला निकाला था वो भी सेम था और इम्पल्स का भी सेम निकला। तो याद रखना, मोमेंटम और इम्पल्स आगे जाके और भी इनके जैसे सेम और अलग अलग बहुत सारे ऐसे डायमेंशनल फॉर्मूला निकलेंगे जो कि सेम होते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो, मोमेंटम और इम्पल्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इज सेम। अब हम वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे, उसके लिए वर्क का फॉर्मूला पता होना चाहिए। और वर्क को किससे डिनोट करते हैं, W से। वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इज, सॉरी, वर्क का नॉर्मल वाला फॉर्मूला इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स का दोबारा आपको लग रहा होगा कि फोर्स को याद रखना बहुत ज़रूरी है। फोर्स का फॉर्मूला इज, डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L1T माइनस 2
इंटू डिस्प्लेसमेंट का L1, तो वर्क इज इक्वल टू m1 L, वन बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, t माइनस 2। बेसिस आर सेम किसके लिए मैंने बोला, ये दोनों बेसिस L, पावर्स क्या है 1 1, दोनों को ऐड कर लिए तो यहाँ पे 2 आ गया। एंड आपको याद होगा जूल का यूनिट इज जूल्स, सॉरी वर्क का यूनिट इज जूल्स। एंड यहाँ पे अगर आप दो मास का यूनिट इज kg, पावर क्या है 1, लेंथ का यूनिट इज मीटर, पावर क्या है 2, टाइम का यूनिट इज सेकेंड, पावर क्या है -2। तो आप ऐसे भी कर सकते हो, वरना हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का m1 L2 t-2 ही है। वैसे ही अब हम निकालेंगे अपने काइनेटिक एनर्जी का, काइनेटिक एनर्जी, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल लेंगे। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला आपको याद नहीं होगा, हाफ mv² था इसका फॉर्मूला, याद आया, हाफ mv²। अब देखो हाफ जो है ना 1/2 जो लिखा है ना हमने, ये एज इट इज रहेगा, क्योंकि इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस, इट इज यूनिटलेस डायमेंशनलेस। हम mv² पे फोकस करेंगे, उनकी हेल्प से डायमेंशनल फॉर्मूला निकालेंगे। अब देखो यहाँ से आपको लग रहा होगा वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला रखना इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो जी हाँ, वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1 t-2। तो यहाँ पे आ जाओ, मास के लिए m1, वेलोसिटी के लिए मैं ब्रैकेट में लिखूंगी L1 t-1, और ऊपर पावर क्या है 2, क्या हो जाएगा m1, क्या रहेगा L2, क्या हो जाएगा L2 t-2, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया पावर्स को। So this is the dimensional formula for kinetic energy. m1 L2 t-2, और काइनेटिक एनर्जी का भी यूनिट जूल ही है, वर्क का भी यूनिट जूल ही था, काइनेटिक एनर्जी का यूनिट भी जूल ही था, तो ऑब्वियसली इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम होगा और सेम ही आया। काइनेटिक एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 t-2, एंड वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L2 एंड t-2, यूनिट क्या था जूल। वैसे ही हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का भी डायमेंशनल फॉर्मूला m1 L2 t-2 आया, यूनिट जूल था। मैंने बोला था पहले भी, मूवमेंट और इम्पल्स, जैसे इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला सेम आया, वैसे मैंने बोला था आगे जाके भी और सारी डायमेंशनल फार्मूला बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज़ का सेम आएगा। वैसे ही वर्क और काइनेटिक एनर्जी का भी सेम है। एक और देख लेते हैं जिसका भी इनसे ही मिलता जुलता डायमेंशनल फार्मूला आएगा, वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी का आपको याद होगा यूनिट इज जूल, तो यूनिट सेम है, ऑब्वियसली इनका डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम आएगा, काइनेटिक एनर्जी जैसा ही आएगा। और एक और बात, एनर्जी तो है, ये भी एनर्जी तो है, पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। यकीन नहीं हो रहा तो देख लो, पोटेंशियल एनर्जी के लिए mgh इज द फॉर्मूला, mgh। g क्या है यहाँ पे, दो तरीके के जी आपने क्लास 9 में पढ़े थे, एक ये और एक ये, दोनों इसके बारे में आगे जाके बात करूंगी, इसके बारे में अभी बात कर रही हूँ। ये वाला जी जो है ना हमारा, ये वाला, इट इज अकॉर्डिंग एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ये वाला जी है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो इसके लिए कौन सा यूनिट यूज करेंगे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। मास के लिए m1, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के लिए क्या यूज करेंगे, एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला है, तो एक्सेलरेशन वर्ड आ रहा है ना, एक्सेलरेशन वाला, दैट वाज m0 L1 t-2, ठीक है।
तो m0 है तो उसको लिखेंगे ही नहीं, लिखना ज़रूरी नहीं है उस चीज़ को, L1t-2 लिख देंगे। और h हाइट क्या है, एक तरीके की लेंथ ही तो है, तो m1 व्हेन बेसिस आर सेम, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा m1 क्या हो गया, m1 L2t-2। तो जैसा कि मैंने कहा डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा यहाँ पे क्या आया, पोटेंशियल एनर्जी का। जैसा कि मैंने पहले से ही आपको कहा था कि पोटेंशियल एनर्जी का यूनिट इज जूल, पोटेंशियल एनर्जी इज एनर्जी, और एनर्जी के जितने भी फॉर्म्स हैं उनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम आएगा। तो काइनेटिक एनर्जी का भी m1L2t-2, वर्क का भी m1L2t-2, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आया, दैट इज m1L2t-2, m1L2t-2। जितनी भी एनर्जी की फॉर्म्स है उन सबका यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला, सबका यूनिट जूल है, और डायमेंशनल फॉर्मूला m1L2 और t-2 आया। और देखो वर्क का, देखो ये एनर्जी की फॉर्म कैसे, एनर्जी से कैसे इसका लेना देना, एनर्जी के साथ कैसे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड टू एनर्जी जस्ट बिकॉज वर्क करने के लिए हमें एनर्जी चाहिए होती है, कुछ भी किसी भी टाइप के वर्क के लिए वी नीड एनर्जी। अब हम देख लेते हैं टॉर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला। टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब दोबारा आपको ऐसा लग रहा होगा कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मैं बार बार ये चीज़ रिपीट कर रही हूँ क्योंकि आपको वेलोसिटी, फोर्स, ये दो तो बेस्ट है, बेसिक है, जो कि आपको पक्का 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 आपको लर्न होने चाहिए, आपके दिमाग में फटाफट टिप्स पे होने चाहिए आपको, ठीक है। सो वेलोसिटी का t-1 है, और फोर्स का m1L1 और t-2 डायमेंशनल फॉर्मूला है। तो यहाँ पे लिख देते हैं फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला, दैट इज m1L1 t-2, और परपेंडिकुलर डिस्टेंस से एक तरीके का लेंथ ही है, तो L1 लिख देंगे। तो यहाँ पे 1 pieces आर सेम, पावर्स आर क्या करते हैं, पावर्स को ऐड या फिर सब्सट्रैक्ट क्या करते हैं, ऐड, पावर्स आर एडेड। टॉर्क का यहाँ पे डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया m1L2t-2, m1L2t-2। टॉर्क के लिए भी हमें एनर्जी चाहिए होती है ना, तो टॉर्क का भी m1L2t-2 सेम, टॉर्क का भी सेम डायमेंशनल फॉर्मूला आया। बात समझ आ रही है, m1 यहाँ पे देखो, L2 यहाँ पे देखो, t-2, यूनिट इसका भी जूल ही होगा, जूल ही है, टॉर्क का यूनिट इज जूल। तो वर्क, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क, इन सब का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1L2t-2। ये याद रखना भी आपके लिए बहुत आसान होगा। एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला रखना है आपको याद अपने दिमाग में, चार डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी के लिए। इम्पल्स और मोमेंटम का भी सेम है, इसलिए एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला आपको याद रखना है 2 फिजिकल क्वांटिटीज के लिए। कितना आसान है, ये तो बेसिक है, ये तो आपको एरिया और वॉल्यूम को तो लर्न करने की भी नहीं जरूरत पड़ती, ये एक बार ही आप सॉल्व करोगे, आपको हमेशा के लिए याद रह जाएगा। वेलोसिटी और फोर्स तो बार बार यूज में आएंगे, बार बार, एक्सेलरेशन भी बार बार यूज में आएगा, तो ये तीनों भी आपको ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे। सबके बारे में बता दिया कि कोई प्रॉब्लम, ऐसा देखने में लगता है हाँ ये कैसे याद रखेंगे, मगर ऑटोमेटिकली याद हो जाएगा, इन सब का याद हो जाएगा, क्योंकि ये सब तो यूज में आएंगे। और m1L1 मतलब कि दो डायमेंशनल फॉर्मूला आपको एक्सटर्नल याद रखने, ये सब तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं क्योंकि ऑटोमेटिकली हो जाएगा। 2 आपको अलग से याद रखने की जरूरत पड़ेगी, m1L1t-2 m1L1t-1 और m1L2t-2, ये 2 याद रखने हैं, और इनके लिए अलग अलग फिजिकल क्वांटिटीज है। अब देखते हैं प्रेशर फिजिकल क्वांटिटी ले लेते हैं। इसके लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन टाइम। पी से डिनोट नहीं करेंगे प्रेशर को क्योंकि पी इज फॉर मोमेंटम। तो फोर्स अपॉन टाइम होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, सॉरी टाइम क्यों बोल रही हूँ, एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द फॉर्मूला फॉर प्रेशर। तो फोर्स के लिए दोबारा आपको लग रहा होगा फोर्स को याद रखना, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, दैट इज m1L1t-2 अपॉन एरिया। क्या है एरिया, L2 क्या हो जाएगा
M1L माइनस हो जाएगा, ऊपर भेजेंगे माइनस हो जाएगा, T-2 हो जाएगा। अब देखते हैं नेक्स्ट डेंसिटी के लिए। डेंसिटी के लिए हमारा फॉर्मूला क्या होता है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो वॉल्यूम का तो बहुत ही आसान है L3, मास का भी बहुत ही आसान है M1 हो जाएगा ना। तो क्या हो जाएगा M1, L3 को ऊपर भेजेंगे तो पावर माइनस में हो जाएंगे क्योंकि नीचे पॉजिटिव है। तो M1L-3 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। और क्योंकि यहाँ पे T प्रेजेंट नहीं है तो उसकी जगह हम M1L-3 T0 भी लिख सकते हैं। अब पावर, नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज पावर, जिसका फॉर्मूला इज वर्क अपॉन टाइम। वर्क के लिए हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला हमने निकाला था ऑलरेडी, दैट वाज वर्क के लिए M1L2 T-2, जो कि बाकियों के लिए भी है, सारी एनर्जी की फॉर्म के लिए भी है, बाकी सारी एनर्जी की फॉर्म्स के लिए भी है, वो वर्क का सेम है, बाकी एनर्जी की फॉर्म्स की तरह ही सेम है। दैट इज M1L2 T-2 अपॉन टाइम के लिए T1, T की पावर 1। सो इट विल बिकम M1L2 T-2 -1, क्या हो जाएगा, -1 + 3, ठीक है। और याद रखना पावर की यूनिट इज वॉट। तो एक ट्रिक बताती हूँ पावर के याद रखने के लिए, ऐसे मेरे को लगा इम्पोर्टेंट है, ट्रिक से याद रखना भी ठीक रहेगा इसमें। तो ट्रिक क्या है, देखो पावर धीरे धीरे बढ़ती है ना, एक एक करके पावर बढ़ती है ना। तो यहाँ पे m की पावर 1 फिर बड़ी, L की पावर 2 फिर बड़ी, T की पावर 3। अब -3 है तो घटेगी, मगर उस पर अभी आप ध्यान नहीं, तो हम ट्रिक लगा रहे हैं। बच्चों जैसे सोचो, बच्चा कोई देखेगा वो तो ये सोचेगा 1 2 3 है, उसे क्या पता -3 1 से भी छोटा है ना। तो आप ट्रिक बता रही हूँ पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला याद रखने के लिए M1L2 T-3। धीरे धीरे पावर बढ़ेगी, 1 2 3 ऐसा होगा ना। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे सीढ़ी बनी हुई है 1 2 3। अब एंगल के लिए भी निकाल लेते हैं अपना डायमेंशनल फॉर्मूला, एंगल थीटा। इसका फॉर्मूला क्या होता है ज़्यादातर लोगों को नहीं पता होगा, आर्क अपॉन रेडियस। एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। अब देखो आर्क अपॉन रेडियस, आर्क में भी लेंथ आ जाएगी, रेडियस में भी लेंथ आ जाएगी, है ना। लेंथ है ना, ये लेंथ है ना, ये कोई मास थोड़ी है, लेंथ है। ये क्या है, आर्क की लेंथ है। तो आर्क के लिए भी लेंथ लिखेंगे और रेडियस के लिए भी L1 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा L की पावर 0। तो एंगल थीटा एक ऐसी हमारी फिजिकल क्वांटिटी है जिसका कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है। इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो एंगल थीटा इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। और भी बहुत सारी ऐसी क्वांटिटीज आपको आगे देखने को मिलेगी, ठीक है, मैं आगे बताऊंगी आपको, जो कि डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। तो यहाँ पे डायमेंशनलेस क्वांटिटी के लिए मैं अलग से यहाँ पे कॉलम बना रही हूँ। सबसे पहले एंगल आ गया, एंगल थीटा, सॉरी ये एंगल को रिप्रेजेंट करने का। अब देखो, हालांकि ये डायमेंशनलेस क्वांटिटी तो है मगर इसका यूनिट है, इसका यूनिट इज रेडियन। देखा था ना हमने, ये आपको पता होगा, ये आपने सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज में देखा होगा, रेडियन इसका यूनिट है। नेक्स्ट इज सॉलिड एंगल। इसको हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ओहम जैसा साइन है इसका। 3D एंगल, सॉलिड एंगल इज अ 3D एंगल। तो इसका फॉर्मूला इज एरिया, एंगल का था आर्क अपॉन रेडियस, इसका है एरिया अपॉन रेडियस का स्क्वायर। एरिया के लिए क्या होता है, एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला इज वेरी इजी, L2 अपॉन रेडियस का, रेडियस क्या है, एक तरह की लेंथ ही है, L2 हो जाएगा। L1 लिखना था ऐसे तो, मगर ये ब्रैकेट में 2 है ना बाहर, 2 है ना बाहर, तो L2 हो जाएगा। तो ये भी डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, कैंसिल होगी, डायमेंशनलेस क्वांटिटी है। सो इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। एक और लिख दो डायमेंशनलेस क्वांटिटी जो है, दैट इज सॉलिड
एंगल। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए हमारा ओमेगा साइन है। ये ओमेगा वो टैबलेट्स वाला ओमेगा नहीं, जो आप हेल्दी रहने के लिए खाते हो वो वाला नहीं। ओमेगा इज दिस एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा से रिप्रेजेंट करते हैं, इसे हम कहेंगे ओमेगा, एंगुलर वेलोसिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो ओमेगा इज इक्वल टू एंगल अपॉन टाइम। इसका फॉर्मूला क्या होता है? ओमेगा। एंगुलर वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है? इसको ओमेगा से रिप्रेजेंट करेंगे, दैट इज एंगल अपॉन टाइम। एंगल के लिए क्या है? एंगल के लिए क्या है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला? डायमेंशन लेस है एंगल, तो एंगल के लिए m0 l0 t0, डायमेंशन लेस है ना, नहीं है कोई डायमेंशनल फॉर्मूला, इसलिए टाइम के लिए t1, तो ओमेगा विल बी इक्वल टू m0 l0 t -1। सो इट इज नॉट अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी, इसकी है डायमेंशन, दैट इज t-1 है ना, ओमेगा की है, एंगुलर वेलोसिटी की है। अब नेक्स्ट जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज फ्रीक्वेंसी, जो आपको सामने दिख रही है। फ्रीक्वेंसी का भी एंगुलर वेलोसिटी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला था वही है फ्रीक्वेंसी का, मतलब कि दीज बोथ दे आर ऑल्सो हैव सेम डायमेंशंस, द एंगुलर वेलोसिटी एंड फ्रीक्वेंसी ऑल्सो हैव सेम डायमेंशन, दैट इज t-। तो फ्रीक्वेंसी को हम रिप्रेजेंट करेंगे न्यू से, ऐसे, ये आपने 9th में देखा होगा कहीं पर, साइन याद नहीं होगा, चलो कोई नहीं। फ्रीक्वेंसी का क्या होता है? फ्रीक्वेंसी क्या होता है? नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, ये याद होगा। फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ साइकिल्स पर सेकेंड, एंड यहाँ पे न्यू से रिप्रेजेंट किया। इट इज फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इज एक्चुअली इट इज रेसिप्रोकल अपॉन टाइम, ठीक है, रेसिप्रोकल ऑफ टाइम, ठीक है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ टाइम। सो 1 का तो 1 रहेगा, टाइम का तो t1 हो जाएगा, है ना, ऊपर जाके t-1 हो जाएगा। तो दैट्स व्हाई आई सेड दैट दे बोथ हैव सेम डायमेंशनल फॉर्मूला। अब है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया। इसके लिए है mr², दैट इज मास के लिए तो 1, r² मतलब कि रेडियस का स्क्वायर है, रेडियस क्या है? लेंथ है, लेंथ का स्क्वायर, तो m1l1 सॉरी m1l2 सॉरी, सो सॉरी फॉर दैट, m1l2 मूवमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए m1l2। अब है सरफेस टेंशन, अनदर फिजिकल क्वांटिटी। इसके लिए हमारा फॉर्मूला इज F/L, फोर्स अपॉन लेंथ, दैट इज इक्वल टू फोर्स के लिए क्या डायमेंशनल फॉर्मूला? आप बताओ, आप बताओ। Yes, exactly. m1 l1 t -2. So come here upon l1, तो क्या हो जाएगा? m1 l0 t -2 और m1 t -2. Okay, so this is the dimensional formula for surface tension. एक क्वेश्चन मैं आपके लिए दूंगी, मेरे को बताओ यार, मेरे को कंफ्यूजन हो रही है एक चीज़ में कि इसको क्या कहते हैं और इसको क्या कहते हैं। अगर आपको पता है तो मेरे को ज़रूर बताना, आप बता सकते हो, आई एम डैम श्योर अबाउट इट। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी है, जिसको कुछ लोग इससे भी रिप्रेजेंट करते हैं, इसको क्या प्रोनाउंस करते हैं ये आप मेरे को बताओगे, और मैं इसे एन से रिप्रेजेंट करूंगी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को, क्योंकि इससे भी करते हैं, एन से भी करते हैं। एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये हमने 10th क्लास में पढ़ा था लाइट चैप्टर में, कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम अपॉन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम। एंड वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है, दोनों ही वेलोसिटी है, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वैक्यूम, वेलोसिटी ऑफ लाइट इन मीडियम, सेम ही बात है, वेलोसिटी तो वेलोसिटी होती है। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे? वेलोसिटी का फॉर्मूला L1 t -1, तो यहाँ पे भी लिख देते हैं L1 t -1, वेलोसिटी का फॉर्मूला लिख दिया। तो इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी, ओके। या फिर L0 T0। तो डायमेंशनलेस क्वांटिटी के कॉलम में एक और बंदा ऐड हो गया, एक और फिजिकल क्वांटिटी ऐड होगी, दैट इज रिफ्रैक्टिव इंडेक्स।
नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी इज रिलेटिव डेंसिटी, जिसका फॉर्मूला इज डेंसिटी ऑफ सब्सटेंस अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी होती है, चाहे जिस भी चीज़ की हो, सब्सटेंस की हो या फिर वाटर की हो। तो डेंसिटी का फॉर्मूला है, डेंसिटी का क्या हमने फॉर्मूला देखा है पहले? डेंसिटी का फॉर्मूला क्या हमने पहले देखा है? जी हाँ, बिल्कुल देखा है, यहाँ पे देखा है। m1l-3 इज द फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर डेंसिटी। सो यहाँ पे लिख देते हैं m1l-3 अपॉन m1l-3, क्योंकि दोनों जगह डेंसिटी है। सो इट इज ऑल्सो अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। It is also a dimensionless quantity. Relative density. Refractive index भी था, relative density भी है। So ये सब हमारे dimensionless physical quantity है। तो अगर आपको याद होगा कि मैंने थोड़ी देर पहले आपको इस चीज़ की बात की थी कि इसकी बात मैं अभी करती हूँ, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात अभी करूँगी। जब हमने mgh फॉर्मूला देखा था, किस चीज़ का देखा था? पोटेंशियल एनर्जी का देखा था। तो वहाँ पे g एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी था, और मैंने बोला था इस g की, कैपिटल G की बात आगे जाके करूँगी। तो वो टाइम आ गया है जब हम इस g की बात करेंगे। तो इस g को हम कहते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, ध्यान से सुन लो। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज फॉर द कैपिटल G एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज फॉर स्मॉल g। तो अब g का फॉर्मूला तो मुझे नहीं आता यार। क्या आपको वो वाला फॉर्मूला आता है? याद है आपको? 9th क्लास में हमने पढ़ा था, और केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। स्ट्रक्चर ऑफ एटम में भी उसका है पॉइंट एक जगह, इस फॉर्मूले का। फोर्स इज इक्वल टू, ये क्या है? न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन याद होगा। GM1 कहाँ पे लिख रही हूँ? ये वाला फॉर्मूला, GM1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर। m1 m2 क्या है? दो ऑब्जेक्ट के मास और उन दो ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस, दो ऑब्जेक्ट के मास और उन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस r। तो हमें g का फॉर्मूला निकालना है, तो इसलिए g को एक साइड रख देते हैं और हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा m1 m2। कहाँ पे चल जाएगा? g को हमने इधर ले आया ना, g को इधर ले आया। तो देखो, g को इधर ले आए तो इधर f है, इधर हमारा m1 m2 अपॉन आर स्क्वेयर है। तो एक काम करते हैं, हमें g को अकेला रखने ना, f को इधर ले आते हैं। तो g विल बी इक्वल टू m1 m2 अपॉन f आर स्क्वेयर। तो हमारे पास g कितना आया? g एक्चुअली में हमारे पास f आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2 आया, क्योंकि g नीचे 1 की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, g की देखना है ना। g के नीचे 1 आ गया, उल्टा कर दिया ना, इसको उल्टा कर दिया। तो g के नीचे 1 आ गया, f आर स्क्वेयर, f इंटू आर स्क्वेयर अपॉन m1 m2। तो ये फॉर्मूला हमारे पास आ गया। अब डालो वैल्यू, g निकालना है ना, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो डालो वैल्यू। फोर्स का क्या है? m1 l1 t माइनस 2। तो लिख दिया। आर स्क्वेयर मतलब कि लेंथ का स्क्वायर, l2, सॉरी लेंथ का स्क्वायर नहीं, l2, वही बात है। मतलब m1 m2 की जगह हम क्या लिख देंगे? m1 l1 t माइनस 2, bases are same, power are added, m2 m माइनस 1 ऊपर चला गया, l3 t माइनस 2। सो ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आया ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के लिए। प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसे हम h से रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे h वाला साइन होता है, ठीक है। देखो, इसके लिए आपको एनर्जी का फॉर्मूला बताना चाहिए। एनर्जी का फॉर्मूला है हमारा प्लैंक्स कांस्टेंट इनटू न्यू। आज से न्यू ही कहते हैं वैसे, मगर ये किसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं? न्यू फ्रीक्वेंसी को, ठीक है। तो ये एक्चुअली में लॉ है, एनर्जी इक्वल्स टू h इंटू न्यू, प्लैंक्स कांस्टेंट इंटू न्यू। एक्चुअली में केमिस्ट्री में लॉ है जो आप आगे जाके पढ़ोगे। सो यहाँ पे अगर हम h को अलग रख देते हैं और e और v को एक साथ रहेंगे, तो आप देखोगे न्यू को यहाँ पे नीचे आना पड़ेगा। सो e अपॉन न्यू। तो हमारे पास यहाँ पे e की जगह एनर्जी का क्या होता है? तो एनर्जी का यूनिट तो हमें याद है। एनर्जी का यूनिट क्या है? सारी एनर्जी की फॉर्म्स का यूनिट वाज m1 l2 माइनस t माइनस 2। सारी एनर्जी
कि फॉर्म्स का यही यूनिट था, सॉरी डायमेंशनल फार्मूला यही था सबका। और न्यू जो कि फ्रीक्वेंसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसका डायमेंशनल फार्मूला वाज t-1। तो मैंने लिख दिया t-1। अब सॉल्व करो, क्या आएगा हमारा डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट m1 l2 t-1। इसे भी लिख देती हूँ, इसे भी याद कर लेना याद से। देखो, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ना टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बताना चाहती हूँ। टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, अब हम देख लेंगे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। इसके बारे में पढ़ लेंगे तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, वन इज कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी एंड अदर इज वेरिएबल। कांस्टेंट फिजिकल क्वांटिटी वो वाली हुई भाई जिसमें हमारी वैल्यूज फिक्स्ड होती हैं, और वेरिएबल वाली वो फिजिकल क्वांटिटी होगी जिसमें हमारी वैल्यूज चेंज होती रहती हैं। कांस्टेंट की बात करें तो इसमें डायमेंशनल कांस्टेंट और डायमेंशनलेस कांस्टेंट आ जाती हैं हमारी, आगे सब डिवाइडेड है ये। और वेरिएबल इज सब डिवाइडेड, वेरिएबल फिजिकल क्वांटिटीज आर सब डिवाइडेड इनटू डायमेंशनल वेरिएबल्स एंड डायमेंशनलेस वेरिएबल्स। यहाँ पे चलते हैं कांस्टेंट वाले में। डायमेंशनल कांस्टेंट में हमारी एग्जांपल है जैसे कि ग्रेविटेशन कांस्टेंट, प्लैंक्स कांस्टेंट और कूलम्ब, ये वाले एग्जांपल है हमारी डायमेंशनल कांस्टेंट की। डायमेंशनलेस कांस्टेंट में 1 2 3, जैसे कि हमने अपने काइनेटिक एनर्जी के फॉर्मूला में देखा था, तो मैंने बोला था वहाँ पे हाफ को हम नहीं लेंगे, 1/2 इज डायमेंशनलेस कांस्टेंट। यहाँ पे देख लो, एग्जांपल देख लो, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है 1 2 3 पाई भी हो वो भी डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। जैसे कि हमारा वॉल्यूम को आप, वॉल्यूम का वैसे तो आपका फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट, मगर और भी बड़े सारे फॉर्मूला है सरफेस एरिया के लिए वॉल्यूम के, πr² भी है। उसमें पाई को आप नहीं लोगे क्योंकि वो पाई की वैल्यू लेने की ज़रूरत नहीं है, पाई के लिए कोई वैल्यू नहीं है। r² के लिए आप L2 लिख दोगे, h के लिए भी आप L लिख दोगे, तो वो L3 आ जाएगा। L3 इज वॉल्यूम का डायमेंशनल फार्मूला। तो पाई आपको पाई की वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ये। पाई इज अ डायमेंशनलेस कांस्टेंट, पाई के लिए कोई फिजिकल क्वांटिटी नहीं है। आप सोच रहे हो कि ये πr² कहाँ से आ गया, क्योंकि वॉल्यूम का ये भी तो फॉर्मूला होता है, याद करो ये भी तो फॉर्मूला होता है, सिर्फ लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट थोड़ी होता है। तो आप वॉल्यूम के लिए ऐसे तो कोई भी फॉर्मूला लगा सकते हो, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही निकलेगा, ठीक है, डायमेंशनल फॉर्मूला तो वही निकलेगा। इससे भी L3 आएगा, इससे भी L3 आएगा, दोनों से L3 आएगा। डायमेंशनल फॉर्मूला 1 2 3, सॉरी डायमेंशनलेस कांस्टेंट में 1 2 3 पाई हाफ, ये सब 1/2, ये सब डायमेंशनलेस कांस्टेंट की एग्जांपल है। अब बात करते हैं डायमेंशनल वेरिएबल में एग्जांपल है जैसे कि वेलोसिटी, मास, ये डायमेंशनल वेरिएबल्स है जो कि चेंज होते रहती है। वेलोसिटी चेंज होती है, मास चेंज हो सकते हैं, मास की वैल्यू चेंज होती है कि नहीं होती है? होती है। जैसे इधर हमने देखा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट है मतलब कि वैल्यू फिक्स्ड है। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की वैल्यू हमेशा फिक्स्ड रहेगी, मगर क्या वेलोसिटी हमेशा फिक्स्ड होती है? नहीं। मास का हमेशा फिक्स्ड होता है? किसी भी चीज़ का मास क्या हमेशा फिक्स्ड रहता है? नहीं। इसलिए ये वेरिएबल में आया, डायमेंशनल वेरिएबल में आया, मतलब इसके डायमेंशंस भी है और ये वेरिएबल भी है। अब बात समझ में आ रही होगी आपको। डायमेंशनलेस जिसके डायमेंशन नहीं है और वो वेरिएबल है और वो चेंज होते रहते हैं। एंगल वेरिएबल है, चेंज होता रहता है एंगल, 60 डिग्री 30 डिग्री, है ना, फिक्स्ड वैल्यू नहीं है एंगल की, मगर वो डायमेंशनलेस है। कॉलम देख लो आप डायमेंशनलेस वेरिएबल का, हमने डायमेंशनलेस क्वांटिटीज, फिजिकल क्वांटिटीज का कॉलम बनाया था, एंगल था उसमें, तो ये डायमेंशनलेस वेरिएबल है, चेंज होता रहता है। हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ये भी डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंदर आ जाता है। रिलेटिव डेंसिटी ये भी डायमेंशनलेस वेरिएबल के अंदर आ जाता है। तो इसी के साथ हमारे टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी का टॉपिक ख़त्म हुआ। अब वापस हम डायमेंशनल फार्मूला निकालने बैठ जाएंगे। सबसे पहले पावर का निकालेंगे, तो अब हम पावर का डायमेंशनल फार्मूला देख लेंगे। पावर का फार्मूला क्या होता है? दैट इज P = F × V, ये डायमेंशनल फार्मूला होता है पावर का। अब पावर = फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला लगा दो। अब यहाँ से पता चल रहा होगा फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला याद रखना ज़रूरी है। m1 L1 T-2 इंटू V, V का डायमेंशनल फार्मूला क्या होता है? L1 T-1। नाउ P विल बी इक्वल टू, ये तो बहुत सिंपल था, फोर्स और वेलोसिटी तो बेसिक है, ये आपको इनकी डायमेंशनल फार्मूला याद होनी चाहिए।
फोर्स का m1 L1 t-2, वेलोसिटी का L1 t-1, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके हमारा पावर का डायमेंशनल फार्मूला बन जाएगा, दैट इज m1 when bases are same powers are added, L2 t का बेसिस आर सेम पावर्स आर एडेड, सो -2 + -1 क्या हो जाएगा, ये रफ वर्क कर रही हूँ, -2 - 1 दैट विल बी इक्वल टू -3, ठीक है। अब हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है वेलोसिटी ग्रेडियंट का। तो वेलोसिटी ग्रेडियंट क्या होता है, इस पर आप जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, हमें डायमेंशनल फार्मूला निकालना है। तो इसकी उसका फॉर्मूला बताना चाहिए, जो कि है वेलोसिटी अपॉन लेंथ। अब वेलोसिटी का डायमेंशनल फार्मूला अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, दैट वाज L1 t-1, तो वो हम यहाँ पे लगा देंगे, दैट विल बी इक्वल टू L1 t-1, और लेंथ का L1 इज द डायमेंशनल फार्मूला, क्या हो जाएगा L1 t क्या हो जाएगा, L0 हो जाएगा, L1 तो L0 हो जाएगा, t-1 रहेगा तो t-1 भी लिख सकते हैं, या फिर L0 t-1 भी लिख सकते हैं। अपने वेलोसिटी ग्रेडियंट का डायमेंशनल फार्मूला इज t-1। t-1 अभी याद करो, t-1 एंगुलर वेलोसिटी और फ्रीक्वेंसी का भी यही डायमेंशनल फार्मूला आया था। एंगुलर देखो दोनों वेलोसिटी है, ये भी वेलोसिटी ग्रेडियंट है तो वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी उसमें भी है तो वेलोसिटी, और फ्रीक्वेंसी, इन दोनों का डायमेंशनल फार्मूला बहुत सेम। यकीन नहीं आता तो खुद ही देख लो। ये चीज़ देख लो। अब हम निकाल लेंगे स्ट्रेस का डायमेंशनल फार्मूला। देखो इसका भी किसी और चीज़ के साथ सिमिलर ही डायमेंशनल फार्मूला है, वो जाके पता चल जाएगा, पहले निकाल लेते हैं। स्ट्रेस का फार्मूला इज फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज द फार्मूला फॉर स्ट्रेस। देखो स्ट्रेस और प्रेशर का सेम डायमेंशंस होते हैं, सो स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का दोबारा आपको लग रहा होगा बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी थोड़ी देर पहले हमने पावर के लिए भी फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला देखा था, दैट वाज m1 L1 t-2। तो यहाँ लिख देते हैं m1 L1 t-2, ठीक है। नाउ आगे एरिया क्या होता है, एरिया को तो बहुत सिंपल है, एरिया का रिवाइज करो। एरिया क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेड्थ। लेंथ क्या है, ब्रेड्थ क्या है, एक तरीके की लेंथ ही है, तो लेंथ इनटू लेंथ दैट विल बी इक्वल टू L2। हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ एरिया इज L2, तो यहाँ पे L2 लिख देंगे, जो कि आ जाएगा हमारा m1 L1 - 2 दैट इज -1, रुक जाओ, एंड t-2 तो वैसा ही रहेगा। तो ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया स्ट्रेस के लिए। स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला इज m1 L-1 t-2। तो जैसा कि मैंने बताया था स्ट्रेस और प्रेशर का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला होता है, तो m1 L-1 t-2 स्ट्रेस का डायमेंशनल फॉर्मूला आया, यही सेम डायमेंशनल फॉर्मूला हमारा प्रेशर का भी होता है। तो यहाँ पे मैं दोनों लिख दूँगी, एंड स्ट्रेस, ठीक है। अब हम देखने वाले हैं स्ट्रेन का डायमेंशन फार्मूला। तो जो स्ट्रेन है ना, इसमें क्या है, इसका जो हमारा फार्मूला है दैट इज डेल्टा L अपॉन L, डेल्टा L अपॉन L। याद कर लेना फार्मूला, कोई बात नहीं, पहली बार ही देखा है तो कोई बात नहीं, याद कर लेना। तो ये डेल्टा L क्या है, देखो L तो समझ आता है, एक टाइप की ये लेंथ ही है, नीचे वाला तो पता है आपको लेंथ है, ठीक है। तो समझो ये किसी चीज़ की लेंथ है, ये कोई स्ट्रिंग हमने किसी चीज़ के साथ यहाँ पे लटकाई है, स्ट्रिंग लटकाई है। अब ये जो स्ट्रिंग है इसको हम खींचेंगे, ठीक है, इसको हम खींचेंगे तो क्या हो जाएगा, स्ट्रिंग को खींचने पर इसकी जो ये एक्स्ट्रा लेंथ यहाँ पर आई है ये हो जाएगी हमारी डेल्टा L, ये हो जाएगी हमारी डेल्टा L।
जितना खींचना है ना, दैट इज़ जितना लेंथ हमने खींची है उसको हम कहेंगे डेल्टा एल। तो दिस इज़ डेल्टा एल। तो है तो ये लेंथ ही, इसके लिए डायमेंशनल फॉर्मूला किसका लगेगा, लेंथ का ही, अपॉन L1 ही तो लेंथ है। तो ये भी एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी ही है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना। तो ये भी एक डायमेंशनल लेस क्वांटिटी है। स्ट्रेन इज ऑल्सो डायमेंशनल लेस क्वांटिटी। तो अपने डायमेंशनल लेस क्वांटिटी के कॉलम में स्ट्रेन को भी ऐड कर लेते हैं, इधर लिख देते हैं स्ट्रेन। अब ये छोटी छोटी फिजिकल क्वांटिटीज़ का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना बस कर देते हैं, अब बहुत हो गया। अब आखिरकार हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, दैट इज़ एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या हैं, एनालिसिस के एडवांटेजेस क्या है इसकी हम बात करेंगे। एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। पहला एडवांटेज है टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। किसी भी इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक करना इज़ द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ डायमेंशनल एनालिसिस। इसके ऊपर प्रॉपर हम पूरी चर्चा करेंगे, इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें देखेंगे इसको समझने के लिए, और फिर नेक्स्ट एडवांटेज देखेंगे दैट इज सेकंड, जो कि मैं आपको बता देती हूँ है क्या। टू डिराइव एन रिलेशन, टू डिराइव अ रिलेशन। थर्ड हमारा एडवांटेज क्या है इसका, थर्ड एडवांटेज इज टू कन्वर्ट अ फिजिकल क्वांटिटी फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर सिस्टम। हमने देखा था सिस्टम ऑफ यूनिट्स, MK सिस्टम है, CGS सिस्टम है, FPS सिस्टम है। कन्वर्ट करने में, फिजिकल क्वांटिटी को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट करने में भी ये हेल्प करती है, हमारी एडवांटेज है डायमेंशनल एनालिसिस की। तो हम बात करेंगे सबसे पहले अपने पहले एडवांटेज की। तो एक इक्वेशन ले लेते हैं जिसकी करेक्टनेस को चेक करेगा ये हमारा डायमेंशनल एनालिसिस, दैट इज V इक्वल्स टू U प्लस A इंटू T। ये आपने 9th क्लास में पढ़ी होगी इक्वेशन। सो देखो, सबसे पहले हम जान लेंगे टर्म्स क्या होते हैं। टर्म्स, व्हाट आर टर्म्स? टर्म्स आर दोज विच आर एडेड या फिर सब्ट्रैक्टेड या फिर इक्वेटेड। तो यहाँ पे आपको इक्वेटेड सब्ट्रैक्टेड वाली सिचुएशन है ऐसा लग रहा है, प्लस और इक्वेशन इक्वल टू का साइन है, तो इसका मतलब ये सब टर्म्स है। और जो टर्म्स होती है ना, जो टर्म्स होती है वो इक्वल होती है। इनकी डायमेंशंस, अगर ये टर्म्स है ना तो इनकी डायमेंशंस इक्वल होंगी, डायमेंशंस इक्वल होंगी। अगर ये टर्म्स होंगी तो इनकी डायमेंशंस भी इक्वल होंगी। बात समझ में? टर्म्स क्या है, जिनके बीच में प्लस माइनस इक्वल टू का साइन होगा वो टर्म्स है। वो इन साइन से जो भी इक्वेशन के अंदर आपको प्लस माइनस से टर्म्स आपको सेपरेटेड दिखेंगी वो टर्म्स होती हैं, और वो टर्म्स हमेशा इक्वल होंगी। उनकी डायमेंशंस इक्वल होंगी, डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होंगे उन टर्म्स की। तो इसीलिए यहाँ पे हमारा V, U, AT टर्म्स है। ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, ये भी टर्म है, और इसलिए इन सब की V की, U की, AT की डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा। डायमेंशनल फार्मूला सेम होगा तीनों का। तो हमें पता है V, जो कि क्या है, V क्या है, V क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी। U क्या है, इनिशियल वेलोसिटी। AT क्या है, A क्या है, यहाँ पे एक्सेलरेशन है, टाइम क्या है, T क्या है, टाइम है। तो V के लिए अगर हम देखें तो V का डायमेंशनल फॉर्मूला है L1T-1, ठीक है। तो इसका मतलब U का भी यही होगा,
वैसे भी यू तो इनिशियल वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी का तो L1t-1 ही होता है, और क्योंकि ये दोनों इक्वल है तो सेम ही होगा, क्योंकि v का भी L1t-1 है, तो इसलिए u का भी L1t-1 है। और इसलिए at का अगर आप देखो तो at का भी सेम ही आना चाहिए। एक्सेलरेशन का क्या होता है फॉर्मूला? एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला इज L1t-2 और t का टाइम का t1, तो यहाँ पे L1t-1 तो सेम ही आया। at का भी इनके जैसा ही आया, इसका मतलब मैं सही थी, ये टर्म्स ही है, ये इक्वल डायमेंशनल एनालिसिस, इनकी डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल ही है। अगर तो ऐसे केस में जब ये सब इक्वल आएंगे, सब टर्म्स का डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल आएगा, तो हम उसमें बोलेंगे कि ये जो इक्वेशन है ये डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है, डायमेंशनली करेक्ट है। इट इज डायमेंशनली करेक्ट इन दैट केस। ठीक है, तो यहाँ पे इन वही हुआ, इन सबके डायमेंशंस इक्वल है, इसलिए सभी इक्वल है, इसलिए वी विल से दैट सो हियर their dimensions are same, therefore this equation, कौन सी इक्वेशन? ये जो ऊपर लिखी थी v equals to u plus at, this equation is dimensionally correct। इस इक्वेशन के अलावा एक और इक्वेशन देख लेते हैं, दैट इज s equals to s equals to ut plus half at square। अब यहाँ पे s क्या है? डिस्प्लेसमेंट है, u क्या है? वेलोसिटी, अपनी इनिशियल वेलोसिटी है, t क्या टाइम है, हाफ का तो यहाँ पे कोई नहीं है, ये डायमेंशनल कांस्टेंट है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है ना हाफ, 1/2 इज अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो यहाँ पे नेक्स्ट में हम देखें a क्या है? एक्सेलरेशन, और t क्या है? टाइम, टाइम को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे स्टेप 1 टर्म्स है कि नहीं ये देख लो, है, टर्म्स है, इसका मतलब इक्वल होगा इसका डायमेंशनल फॉर्मूला सबका। डिस्प्लेसमेंट का क्या होता है? लेंथ। डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? लेंथ होता है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला इज L1। वैसे ही यू टी का क्या होगा? क्योंकि ये इन साइन से सेपरेटेड है, इक्वल टू और प्लस के साइन से यहाँ पे सेपरेटेड है, इसलिए ये अलग अलग टर्म्स इक्वल होंगी। यू टी क्या है? वेलोसिटी का, इनिशियल वेलोसिटी का फॉर्मूला इज L1t-1, टाइम का t1, तो इट विल बी L1t, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, -1 + 1 क्या हो जाएगा? 0, तो इट विल बी L1। तो s का भी यही आया था L1, क्योंकि टर्म्स है तो इक्वल ही आएगा, ऑब्वियस बात है, तो यू टी का भी L1 ही आया। अब इसका भी L1 ही आना चाहिए, चेक करके देख लेते हैं। सो यही तो बता रहे थे, पहला पॉइंट यही तो है, यही एडवांटेज तो है कि ये करेक्टनेस चेक करती है इक्वेशन की। डायमेंशनल एनालिसिस का एडवांटेज यही है कि ये करेक्टनेस चेक करती है इक्वेशन की। अब हम देखेंगे हाफ at स्क्वायर का, क्योंकि नेक्स्ट टर्म यही है, हाफ at स्क्वायर, तो इसका हम देख लेंगे नेक्स्ट। इसमें at स्क्वायर को लेंगे, तो at स्क्वायर के लिए हमारा क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन का क्या होता है बेटा? L1t-2 t2, L1t, pieces से powers are added, -2 + 2 0, L1 हाफ at स्क्वायर का भी L1 ही आया, सबका L1 आया। सो दिस इक्वेशन, क्योंकि सबका L1 आया, क्योंकि यहाँ पे सारे डायमेंशन सेम है, इसलिए दिस इक्वेशन is dimensionally correct। तो ये सब आप एग्जाम्पल्स देख लो, नोट कर लो अगर चाहते तो।
अब इसके बाद हम तीसरे एग्जाम्पल भी देख लेंगे। तीसरे एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। अभी तक हमारा ये पहला एडवांटेज ही चल रहा है, दैट इज टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन। तो यहाँ पे कौन सी इक्वेशन ली, ये वाली तीसरे एग्जाम्पल में। सो यहाँ पे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2s टर्म्स है तो इक्वल होंगी। वी स्क्वायर के लिए क्या होगा, वेलोसिटी है तो वेलोसिटी का क्या होता है, L1t माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर लगा लो, हो जाएगा L2t माइनस 2। वेलोसिटी का हमारा आ गया ये। वी यू स्क्वायर के लिए देख लेते हैं इसके लिए, तो ये भी हमारा यही आना चाहिए, मगर हम करके देखेंगे। यही आया। अब है हमारे नेक्स्ट टर्म 2s, उसके लिए चेक करते हैं। तो 2 को तो लेंगे नहीं क्योंकि वो डायमेंशनलेस कांस्टेंट है, ठीक है, डायमेंशनलेस कांस्टेंट है। तो यहाँ पे 2s के लिए देख लेते हैं। as के लिए देखेंगे, a एक्सेलरेशन के लिए ही होगा ना। तो एक्सेलरेशन का होता है L1t माइनस 1, नहीं L1t माइनस 2, माइनस 1 वाला फिर वो वेलोसिटी का होता है। वेलोसिटी का L1t माइनस 1, एक्सेलरेशन का L1t माइनस 2। और एस किस को रिप्रेजेंट कर रहा है, हमारे डिस्प्लेसमेंट को। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज लेंथ एंड यहाँ पे L1 आ जाएगा तो L2t माइनस 2। तो बिल्कुल ठीक, L2t माइनस 2, L2t माइनस 2, L2t माइनस 2। सो हेंस डायमेंशंस आर सेम, इनके डायमेंशंस आर सेम, इसलिए दिस इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट। ये चीज़ आप लिख देना देयरफॉर करके। अब देख लेते हैं चौथी इक्वेशन, चौथी एग्जाम्पल, जिसमें हमारी इक्वेशन हम लेंगे वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 4as। ठीक है, वैसे ही ये तो बहुत ईजी है, ये आप खुद भी कर सकते हो, चाहे तो वीडियो पॉज करके खुद भी कर लो, क्योंकि पिछली वाली वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as थी। तो देखो यहाँ पे तो सेम ही रहेगा, सेम ही रहेगा, क्योंकि उधर भी 2 को तो हमने लिया नहीं था, इधर भी 4 को हम नहीं लेंगे, क्योंकि इट इज़ अ डायमेंशनलेस क्वांटिटी। तो सेम ही चीज़ आएगी, खुद पॉज करके पहले करो फिर मेरी वीडियो देखो, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली इनकरेक्ट इट इज़ इनकरेक्ट, बट इफ़ एन इक्वेशन इज डायमेंशनली करेक्ट इट मे और मे नॉट बी करेक्ट, ठीक है। बात समझ में आ रही है। यहाँ पे देखो v के लिए, वी स्क्वायर के लिए, इसके लिए L1t माइनस 1 इंटू 2 दैट विल बी L2t माइनस 2। इसके लिए यू स्क्वायर इक्वल्स टू L1t माइनस 1 टू 2 इक्वल्स टू L2t माइनस 2। 4as 4 को तो हम लेंगे नहीं, क्यों, क्योंकि वो डायमेंशनलेस क्वांटिटी है, सॉरी कांस्टेंट है। ए क्या है, एक्सेलरेशन L1t माइनस 2 इंटू डिस्प्लेसमेंट का क्या होगा, L1, तो ये हो जाएगा L2t माइनस 2। तो सबका सेम आया, हेंस दिस इक्वेशन इज ऑल्सो डायमेंशनली करेक्ट। तो अभी तक हमने क्या देखा, डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस देखी, सब डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस आ रही थी। अब उन डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशंस में हमारी जितनी भी टर्म्स थी उनके सेम डायमेंशंस थे, तभी तो वो डायमेंशनली करेक्ट हो रही थी, क्योंकि टर्म्स के सेम डायमेंशन आ रहे थे, तब जाके वो डायमेंशनली करेक्ट हो रही थी। ये हमने कंक्लूड कर लिया है ना, ये बात हमने देखी। तो इसी चीज़ को हम ना किसी चीज़ से बुलाते हैं, एक प्रिंसिपल है ये, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ homogeneity. So it says all the terms of dimensionally correct equation possess same dimensions for all the terms. यही बात तो अभी तक हम समझ रहे थे सारी इक्वेशन को सॉल्व कर कर।
चलो और इक्वेशन देख लेते हैं, जैसे कि s इक्वल्स टू AT² प्लस BT प्लस C। अब इस इक्वेशन में क्या अलग है, देखो इसमें ना ABC हमें फाइंड करना है, ठीक है। नाउ वी हैव टू फाइंड द डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ ABC। इसी प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी को यूज़ करके हमने ABC का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है। अभी तक हम सबका प्रैक्टिस कर रहे थे, अब निकालने को बोला है। ये तो बहुत आसान से हम निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है ये प्लस साइन से सेपरेटेड है, इक्वल टू साइन से सेपरेटेड है, तो ये सारी टर्म्स है तो इनके डायमेंशनल फॉर्मूला इक्वल होंगे, तो ये तो बहुत ईजी है। ठीक है, तो निकालते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन है, और यहाँ पे ए जो है ना, ये एक्सेलरेशन बिल्कुल भी नहीं है, तो आप कहीं एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला नहीं लगा देना यहाँ पे। अब क्योंकि ये सब टर्म्स है तो उनके डायमेंशन इक्वल होंगे, तो एस डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन L1, AT² का डायमेंशन क्या होगा, क्योंकि s और AT² इक्वल है, s का जब L1 है तो AT² का भी L1 ही होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि ये दोनों इक्वल है, तो इसका जो है वही इसका भी होना चाहिए, ठीक है। अब इसमें हम t की वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे, AT² T2 L1, a की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी L1 T -2, ए की वैल्यू निकल गई। हमें क्या निकालना था मगर, बी सी तो बच्चे हैं अभी, वो भी निकालना है। तो कैसे निकाला मैंने ए की वैल्यू, एस और AT² इक्वल था, पहले एस की वैल्यू L1, फिर AT² L1 के बराबर ही होंगे क्योंकि एस के बराबर है, L1 डाला, T² की जगह T2 यहाँ पे लिख दिया, और L1 यहाँ पे ऑलरेडी था, ए को अकेला रखा, यहाँ पे हमें वैल्यू मिल गई ए की। अब बी की निकालनी है, तो बी के लिए क्या करेंगे, BT किसके बराबर होगा, ये भी L1 के बराबर है क्योंकि तीनों इक्वल है। इसका जब L1 था तो इसका भी L1 ही होना चाहिए, तो इसका भी L1 ही होना चाहिए, इसका भी L1 ही होना चाहिए। तो BT का कर रहे हैं ना हम, BT है, हाँ BT का कर रहे हैं तो L1 ही होना चाहिए इसका भी, तो BT⁻1 L1, B इक्वल्स टू L1 T -1। बी की वैल्यू भी निकल गई, बी की वैल्यू भी निकल गई। अब निकालते हैं सी की वैल्यू जी, सी तो अकेला है यहाँ पे, तो सी विल बी इक्वल टू L1, ये तो सिंपल यहीं पे ख़त्म हो गया, तो सी की वैल्यू L1 आ गई। तो हमें एक चीज़ की वैल्यू पता चली, सब टर्म्स की वैल्यू, एक की पता चली, सब टर्म्स की वैल्यू निकल गई, और उसकी वजह से ए बी और सी की भी निकल गई। कितना सिंपल था ये क्वेश्चन, कितना सिंपल था। एक और इक्वेशन देख लेते हैं इसके लिए। यहाँ पे भी हमें ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी है, वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, ठीक है। फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी, नॉट द वैल्यू, वी हैव टू फाइंड डायमेंशंस ऑफ ए बी एंड सी। वेलोसिटी का मतलब वेलोसिटी टर्म है, AT टर्म है, B/T प्लस T एक टर्म है क्योंकि ये प्लस साइन से सेपरेटेड है सब, ठीक है। तो वेलोसिटी सबसे पहले, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला विल बी L1 T -1, ये हम सबको अभी तक रटा हो गया हुआ है। AT का L1 बोलो T -1, क्यों लिखा मैंने ऐसा, क्योंकि वेलोसिटी और AT इक्वल है, क्योंकि ये दोनों टर्म्स है, टर्म्स इक्वल होते हैं, ये दोनों इक्वल है, इनका डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है, ये दोनों नहीं डायमेंशनल फार्मूला इक्वल है। वेलोसिटी का हमें पता था L1 T -1, तो AT का भी L1 T -1 ही होगा, इसलिए लिखा। अब वैल्यू डालो, एक्सेलरेशन नहीं है ये तो ए ही रहेगा, ये हमें निकालना है। टी का हमें पता है T1 इक्वल्स टू L1 T -1, ए इक्वल्स टू, ए को अकेला रख दो, L1 T नीचे गया, ऊपर लाया, -1 हो गया, -1 प्लस हो गया, माइनस का साइन रहा तो 2 हो गया, ए निकल आया। ना हमें निकालना है नेक्स्ट क्या है, पहले ना हम क्या कर लेते हैं, सी का निकाल लेते हैं। सी क्यों, क्योंकि ना टी और सी भी तो प्लस साइन से सेपरेटेड है, तो टी का क्या है, टी इज इक्वल टू T⁻1, सी का भी यही होगा T⁻1,
तो ए और सी तो निकल गया। सी कैसे निकला? क्योंकि सी और टी भी तो प्लस साइन से सेपरेटेड है, ये दोनों भी तो टर्म्स है। टी का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वही इसका भी होगा, सी का भी होगा। अब निकालते हैं बी का। तो बी अपॉन टी प्लस सी हमारे पास बी यहाँ पे मौजूद है। यहाँ पे इसका क्या हो जाएगा? ये किसके इक्वल होगा? तीनों टर्म्स सेम है तो v का जो था L1t-1 वही AT का भी हुआ L1t-1, वही b अपॉन टी प्लस सी का भी होगा L1t-1। अब चलो देखो, टी और सी का सेम डायमेंशनल फॉर्मूला है क्योंकि वो प्लस साइन से सेपरेटेड है, तो ऐड नहीं कर देंगे डायमेंशनल फॉर्मूला को, बल्कि एक ही डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे क्योंकि दोनों का ही सेम है। तो बी हमने निकालना है। टी प्लस सी टर्म्स है, इनका डायमेंशनल फॉर्मूला सेम है, T1 है दोनों का डायमेंशनल फॉर्मूला, तो T1 ही लिख देंगे। L1t-1 कितना सिंपल था, कितना सिंपल था। b इक्वल्स टू L1t, उधर भेजो तो -1 + 1 हो जाएगा 0। b विल बी इक्वल टू L1। बिल्कुल ठीक रहा ना। तो इसी तरीके से हमने b की भी वैल्यू निकाल ली। ये हमने सेकेंड इक्वेशन देखी थी, ए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए एक एग्जाम्पल देखी थी। अब हम क्या करेंगे, एक और एग्जाम्पल देख लेंगे, एक और इक्वेशन देख लेंगे, इनकी वैल्यू निकालने के लिए एक और इक्वेशन देख लेंगे। दैट इज a√x + bt²। तो क्वेश्चन क्या है, इफ फोर्स, ये क्या है फोर्स, इफ फोर्स, यहाँ पे फोर्स हमारा इसके बराबर है, इज इक्वल टू दिस इक्वेशन, इसके बराबर है a√x + bt²। इधर हमारा x क्या है, x इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट x है, और t क्या है, टाइम, ये क्वेश्चन है। देन फाइंड द डायमेंशंस ऑफ a एंड b, हमें इनके डायमेंशंस निकालने हैं। तो बहुत ही सिंपल है, पहले फोर्स का डायमेंशन हमें पता होना चाहिए, तो ये भी इनका भी वही होगा, वो पुट कर देंगे वैल्यू। तो फोर्स का क्या डायमेंशन है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, m1 L1t-2। तो a√x का भी क्या हो जाएगा, a√x का भी क्या हो जाएगा, m1 L1t-2। अब क्योंकि x डिस्प्लेसमेंट है तो इसका क्या होना चाहिए, L1। तो a√L1 इक्वल्स टू m1 L1t-2। अब देखो रूट है तो रूट को क्या मैं 1/2 नहीं लिख सकती, यहाँ पर बिल्कुल लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे मैं इसको मिटा दूंगी, L1 आया था ना, L1 इंटू 1/2, ऊपर पावर में 1/2 ना, तो ये हो जाएगा L1/2 इक्वल्स टू m1 L1t-2। a इक्वल्स टू m1 L1t-2 अपॉन L1/2, ऊपर जाएगा 1 - 1/2 हो जाएगा, क्योंकि बेसिस आर सेम, पावर्स आर सब्ट्रैक्टेड जब डिवीजन होता है। तो ये हो जाएगा हमारा 2 एलसीएम ले लेंगे, तो यहाँ पे 1 होता है 2, ठीक है, दैट विल बी इक्वल टू 1/2। तो a की वैल्यू हमारे आ गई। तो एक चीज़ तो हमारी निकल पड़ी, a निकल गया। अब हम b निकालेंगे। तो b को निकालने के लिए देखो bt² है यहाँ पे हमारे पास इक्वेशन, और फोर्स के बराबर है bt², क्योंकि टर्म्स है तो इसका डायमेंशनल फॉर्मूला ये है, तो bt² को इसके बराबर डाल देते हैं। bt² इक्वल्स टू m1 L1t-2। b की वैल्यू हमें नहीं पता, bt² और m1 L1t-2। अब आगे चलते हैं, b को अकेला रख देते हैं, और यहाँ पे m1 L1t, नीचे t आ गया,
पावर 2 होगी, ऊपर जाके माइनस हो गया तो क्या हो जाएगा, -4 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास b की वैल्यू भी आ गई। तो a और b दोनों हमने निकाल दिए जो क्वेश्चन में पूछे गए थे हमसे, b का भी हमने निकाल लिया। तो ये इक्वेशन भी हमने सॉल्व कर दी है और b की वैल्यू निकाल ली। अब देख लेते हैं एक और लास्ट इक्वेशन। अब ये हमारी नेक्स्ट इक्वेशन, इसमें आप देखो प्लस माइनस इक्वल टू का साइन है, तो ये सब टर्म्स है जो कि सेपरेटेड है एक दूसरे से। तो यहाँ पे देखो P क्या रिप्रेजेंट करता है, यहाँ पे प्रेशर, ये क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है। P रिप्रेजेंट प्रेशर, V रिप्रेजेंट वॉल्यूम, T रिप्रेजेंट टेम्परेचर। अभी तक टेम्परेचर के रिलेटेड कोई इक्वेशन नहीं देखी, टेम्परेचर हो जिसके अंदर। यहाँ पे टेम्परेचर भी है, R भी है। R क्या है, R केमिस्ट्री में यूज होता है, इट इज मोलर गैस कांस्टेंट। अब हमें क्वेश्चन में बोला है फाइंड द डायमेंशंस ऑफ A एंड B। कैसे निकालेंगे, तो हमें डायमेंशन निकालनी है A एंड B की। तो सबसे पहले प्रेशर का फॉर्मूला हमें पता क्या होता है, m1 L -1 T -2 प्रेशर का फॉर्मूला होता है ना। देन इसका मतलब ये दो अलग टर्म्स है, सेपरेटेड है प्लस साइन के साथ, इन दोनों के डायमेंशंस इक्वल होंगे। इसका मतलब A/V² का भी m1 L -1 T -2 होगा। आगे देखो वैल्यू पुट की। अब इसमें भी देखो अगर आप, तो A तो हमें नहीं पता, V² का तो पता है। V किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वॉल्यूम को। वॉल्यूम का क्या होगा, L3। V² है तो स्क्वायर लगा दो, V² है तो स्क्वायर लगा दो, इक्वल्स टू m1 L -1 T -2। तो इधर ही सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 2 6 हो जाएगा, L6 हो जाएगा। तो L6 को वहाँ पे भेजेंगे तो क्या हो जाएगा, into L6 हो जाएगा। तो बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो -1 + 6 जब हो जाएगा माइनस हो जाएगा, साइन प्लस का ही लगेगा, 5 आ जाएगा, L की पावर 5 आ जाएगी। m1 L की पावर 5 T की पावर -2। समझ में आई, ये किसके बराबर है, ए की वैल्यू हमारी निकल पड़ी। अब किसकी वैल्यू निकालनी है, बी की। तो बी कहाँ पे है, यहाँ पे। तो यहाँ पे देखो v - b है ना, इसका मतलब वेलोसिटी और b दोनों का डायमेंशन सेम होगा। तो नाउ वेलोसिटी का डायमेंशन क्या है, L3, सॉरी, वॉल्यूम है ये यहाँ पे, ठीक है। क्वेश्चन में हमें बताया होगा ये क्या है, क्वेश्चन में बताया था, स्टार्टिंग में मैंने लिखा था v वॉल्यूम को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वॉल्यूम है ये, L3 है। तो देयरफॉर वॉल्यूम जो है यहाँ पे b के बराबर है, क्योंकि ये टर्म्स है दोनों, डायमेंशंस दोनों के बराबर है, मैं बार गलत बोल रही हूँ, डायमेंशंस बराबर है दोनों के। b का भी डायमेंशन इसका मतलब क्या होगा, जो वॉल्यूम का है, L3। तो b की वैल्यू भी निकल पड़ी। b की वैल्यू निकालना ज़्यादा आसान था यहाँ पे। अब हम बात कर लेते हैं अपने सेकंड एडवांटेज की। किस चीज़ की एडवांटेज, डायमेंशनल एनालिसिस की एडवांटेज की। सेकंड एडवांटेज है हमारा ड्राइवर रिलेशन ड्राइव करने के लिए। जैसे कि एग्जांपल देखो, सेंट्रीपिटल फोर्स का रिलेशन ड्राइव करो भाई। तो इसके लिए हम कैसे करेंगे इसे सॉल्व, पहली एग्जांपल देख रहे हैं हम, ठीक है। इस एडवांटेज के अंदर पहली एग्जांपल। अब देखो सेंट्रीपिटल फोर्स क्या होता है, हमने फिजिक्स में भी पढ़ा होगा शायद से, फिर केमिस्ट्री में पहले से भी पढ़ा होगा कहीं पे। सेंट्रीपिटल फोर्स किसी भी, जैसे आप एक चीज़ को, धागे को आपने किसी पत्थर से बांध कर ऐसे से घुमाया, ठीक है। पत्थर से बांध कर ऐसे से घुमाया, उसे ऐसे से घुमाया।
इस चीज़ को हम कहते हैं, इस फोर्स को हम कहेंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। आप क्या कोशिश करते हो एक्चुअली में, उस धागे को, उस पत्थर को अपनी तरफ खींचने की फोर्स लगा रहे होते हो, मगर वो फोर्स इस तरीके से यूज़ हो रही होती है कि वो सेंट्रीपिटल फोर्स बन जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे ये क्या है, हमारा रेडियस, ये इस वेलोसिटी से चल रही है। ठीक है, तो आप देखो पहला स्टेप जो है ना, रिलेशन ड्राइव करने के लिए जो पहला स्टेप होता है ना, वो क्या होता है कि जिस चीज़ का रिलेशन निकाल रहे हो ना, वो किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो ये जो फोर्स है, ये किस पे डिपेंड करता है? फोर्स ना 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। वन इज मास ऑफ द बॉडी, उस बॉडी का मास कितना है। दूसरी बात, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। अभी मैंने सर्कुलर पाथ का यहाँ पे रेडियस बनाया ना, रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ। फिर तीसरी चीज़, वेलोसिटी विद विच इट इज़ रिवॉल्विंग, जितनी वेलोसिटी से ये रिवॉल्व कर रही है, इन 3 चीज़ों पे डिपेंड करती है। तो इन सब को हमें इन सब की ना पावर्स नहीं पता है, एम आर वी की, मास रेडियस वेलोसिटी की पावर्स नहीं पता है। पावर्स यहाँ पे क्या है, पावर्स नहीं पता है, मैंने सर्कल बनाया था। सो इनकी पावर्स को आप कुछ भी मान लो, ए बी एंड सी मान लो। ठीक है, इनकी पावर्स को आप ए बी एंड सी मान लो। अब आप इन सब को कंबाइन करो, क्योंकि फोर्स का ही है ना, फोर्स ही इन सब चीज़ों पर डिपेंड करते हैं। तो फोर्स कंबाइनिंग करके हम क्या पाएंगे, फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर डिपेंड्स ऑन मास, रेडियस, मास ऑफ द बॉडी, एम की पावर यहाँ पे ए, आर बी सी, बी सी, mass of the body, radius of the body, radius of the circular path, velocity with which it is revolving, और powers A, B and C दे दी। Now, अब मैं यहाँ पे ये इस साइन को हटाना चाहती हूँ, तो मैं इसके लिए यहाँ पे इक्वल टू साइन लगाना चाहती हूँ। उसके लिए एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा। मैं यहाँ पे कौन सा कांस्टेंट लगा रही हूँ, के लगा रही हूँ, जो कि ये यहाँ पे कांस्टेंट है, MARBVC। नाउ अब नेक्स्ट चीज़, तो ये डायमेंशनली कांस्टेंट है, डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, के इज़ अ डायमेंशन लेस कांस्टेंट। सो पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड। अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप, ये चीज़ करके अब हमें नेक्स्ट स्टेप क्या था, फर्स्ट स्टेप क्या था हमारा कि डिपेंड किस चीज़ पे, वो चीज़ जिसका हमने रिलेशन निकालना है वो डिपेंड किस चीज़ पे करती है, जिस चीज़ पे डिपेंड करती है उन सबको कंबाइन करके कांस्टेंट लगा के अब क्या करना है, सेकंड स्टेप ये है कि उनकी डायमेंशंस लगा देनी है, उनकी जगह पे डायमेंशंस लगा देनी है के को छोड़ के, क्योंकि वो एक डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, इसकी कोई डायमेंशन ही नहीं है। और इसको हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो पुट डायमेंशंस ऑन बोथ साइड्स, ये आप लिखोगे। फिर डायमेंशंस क्या डालेंगे, फोर्स का m1, अभी तक तो आपको याद हो ही गया होगा, L1T-2, के का नहीं डालेंगे, क्यों, क्योंकि इट इज़ अ डायमेंशन लेस क्वांटिटी। मास m1, मगर ऊपर a भी है तो a ब्रैकेट के बाहर, r का रेडियस क्या है, लेंथ है, L1, बाहर क्या है, b। वेलोसिटी, ये क्या है, वेलोसिटी है, वॉल्यूम नहीं, वेलोसिटी हमने खुद ही लिखा है ना, वेलोसिटी पे भी डिपेंड करता है हमारा फोर्स। तो वेलोसिटी के लिए क्या है हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला, L1T-1 इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर वेलोसिटी, और बाहर पे c। सिंपल था कितना, अब सॉल्व कर दो। कैसे सॉल्व करोगे, m1 L1T-2 इक्वल्स टू m a L b L c T माइनस सी। अब क्या करोगे, पहले यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, बेसिस आर सेम, पावर्स आर एडेड, तो m1 L1T-2 इक्वल्स टू m a L b प्लस सी। ठीक है, T माइनस सी। नाउ नेक्स्ट क्या करेंगे, अब सिंपल है, अब बहुत सिंपल है, पावर्स को कंपेयर कर देंगे, क्योंकि बेस देखो सेम है दोनों साइड, LHS में RHS में बेस सेम है, MLT, तो पावर्स को कंपेयर कर देंगे। अब आप लिखोगे कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT, कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ MLT। तो A किसके बराबर आएगा, बेसिस m की पावर यहाँ पे A, m की पावर यहाँ पे 1, A इक्वल्स टू 1, वैसे ही L की पावर B प्लस C इक्वल्स टू यहाँ पे 1, वैसे ही T की पावर यहाँ पे -C, वहाँ पे -2।
तो ये हो जाएगी c इक्वल्स टू 2। तो c यहाँ पे 2 आई, इधर c की वैल्यू डाल दे, पुट c इक्वल्स टू 2 इन इसमें b प्लस c इक्वल्स टू 1। b प्लस सी, यहाँ पे बहुत ध्यान देना क्योंकि छोटी छोटी कैलकुलेशन में गड़बड़ हो जाती है तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा ना। c 2 इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू -1, तो b यहाँ पे -1 आ गया, c हमारा 2 आ गया, a हमारा 1 आ गया, a हमारा 1, b हमारा -1, c हमारा -2 आ गया। ठीक है, सो अभी भी क्या हमारा क्वेश्चन पूरी तरीके से सॉल्व हो गया। हमें क्या करना था, रिलेशन ड्राइव करना था, हमें ए बी और सी की वैल्यू नहीं निकालनी थी, ये नहीं करना था। ये आधा क्वेश्चन हुआ है अभी, ये पिछले फर्स्ट एडवांटेज की तरह नहीं है। ये फर्स्ट में हमें जब हमें देखना था कि टू चेक द करेक्टनेस ऑफ एन इक्वेशन, उसमें हमें सिर्फ ए बी एंड सी की वैल्यू निकालनी थी। तो यहाँ पे ए बी और सी यहाँ पे क्या थे, पावर्स थी। तो फोर्स इक्वल्स टू के एम ए आर बी वी सी, इस इक्वेशन में हम ए बी और सी की वैल्यू डाल देते हैं, सिंपल बात। दिस इज द वैल्यू ऑफ एफ। इस तरीके से हमारा क्वेश्चन ये आधा क्वेश्चन ये है और पिछला मिटा दिया, ये सॉल्व हुआ। पहला सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए हमने रिलेशन ड्राइव कर लिया। अब और देख लेते हैं सेकेंड एडवांटेज के रिलेटेड, जो कि है टू डिराइव अ रिलेशन। आपको याद दिला दूं कि हमारा सेकेंड एडवांटेज ही चल रहा है अभी, टू डिराइव अ रिलेशन। अब देख लो यहाँ पे टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अनदर एग्जाम्पल फॉर दिस, प्रैक्टिस फॉर दिस एडवांटेज। टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम। पेंडुलम क्या होता है, ऐसे देखा होगा, स्ट्रिंग से बॉब लटका होता है नीचे से इस तरीके से, और यहाँ पे वो बॉब पहले इधर जाएगा, एक मीन पोजीशन होती है ये वाली, फिर एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आएगा, फिर मीन पोजीशन से दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन पे जाएगा, वहाँ से एक्सट्रीम पोजीशन से वापस मीन पोजीशन पे आएगा। ये जो पूरा एक साइकिल इसने कंप्लीट किया, वहाँ जाने के बाद यहाँ आना, फिर यहाँ से वहाँ गया, वहाँ से यहाँ आया, मतलब एक्सट्रीम पोजीशन, और ये एक्सट्रीम पोजीशन है, ये मेन पोजीशन है। ये जो एक साइकिल इसने कंप्लीट किया ना, इसे हम कहेंगे ऑक्सीलेशन। ऑक्सीलेशन क्या है? ऑक्सीलेशन, ऑक्सीलेशन इज टाइम पीरियड टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। सॉरी, टाइम पीरियड क्या एक्चुअली, आई मीन टू से ऑक्सीलेशन तो बता दिया मैंने क्या है। एक्सट्रीम पोजीशन पे गया, एक्सट्रीम से वापस मीन, मीन से एक्सट्रीम, एक्सट्रीम से वापस मीन, दिस इज वन ऑक्सीलेशन। ठीक है, सो टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑक्सीलेशन। एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लिया गया, दैट इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, एक ऑक्सीलेशन को कंप्लीट करने के लिए। सो पहला स्टेप क्या है? पहला स्टेप क्या है? पिछले एग्जाम्पल से याद होगा, थोड़ा सा याद होगा। जी हाँ, बिल्कुल सही। डिपेंड किस पे करता है? टाइम पीरियड डिपेंड 3 चीज़ों पे करता है भाई, ये भी 3 चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला मास, दूसरा लेंथ, तीसरा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट नहीं है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। इसे हम क्या कहते हैं? एक्सेलरेशन। ये मैंने पहले भी बताया है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होती है, ये क्या है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है। एक्सेलरेशन तो एक्सेलरेशन होती है, तो जी के लिए हम एक्सेलरेशन वाला ही फॉर्मूला लगाएंगे। अब देखो, अब हमें दूसरा स्टेप क्या था? हमें इनकी पावर्स नहीं बताया, तो पावर्स कुछ भी मान लो, कुछ भी लिख सकते हो, किसी को भी कोई पावर दे सकते हो आप, कांस्टेंट कोई भी पावर दे सकते हो। मैं इनको ए बी और सी दे रही हूँ, ठीक है। अब इन सबको नेक्स्ट स्टेप क्या है? कंबाइन करना, बिल्कुल सही, कंबाइनिंग। तो टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, या फिर किस पर डिपेंड करता है? एम की पावर ए एल बी जी सी। नाउ अब
क्या करना है मेरे को, ये साइन मेरे को अच्छा नहीं लग रहा है यार, मेरे को ये हटाना है, मेरे को इक्वल टू ही अच्छा लगता है, सूट करता है मेरे पे वो एक्चुअली। ठीक है, सो यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगा दूंगी, डायमेंशन लेस कांस्टेंट लगा दूंगी, दैट इज के, जिसकी वैल्यू यहाँ पे मैं क्या रखूंगी, 1 ही रखूंगी। तो के की वैल्यू 1 रख के, नहीं, हम किस चीज के लिए देख रहे हैं, ये टाइम पीरियड किस चीज का है, सिंपल पेंडुलम का। के की वैल्यू मैं 1 नहीं रख सकती क्योंकि के टाइम पीरियड, पेंडुलम के लिए ना, जो हमारा टाइम पीरियड, सॉरी के होगा ना, पेंडुलम के लिए द वैल्यू ऑफ के इज 2 पाई, के की वैल्यू मैं 2 पाई रखूंगी। ठीक है, सो यहाँ पे m की पावर a, l की पावर b, g की पावर c, ये मैं मान लेती हूँ इसे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सो ये है मेरी इक्वेशन नंबर फर्स्ट। और अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप बता दो, डायमेंशंस पुट कर लो बोथ साइड पे। टाइम पीरियड है, ये टाइम पीरियड है, टाइम टेकन है, क्या वैल्यू होगी, t1, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं m0 l0, क्योंकि हमें m और l भी चाहिए ना। और के को अभी भूल जाओ क्योंकि वो डायमेंशन कांस्टेंट है अभी। ठीक है, यहाँ पे हम m की पावर a, l की पावर b और g की पावर c पे ही फोकस रखते हैं। m के लिए m1 बाहर क्या है a, l के लिए l1 बाहर क्या है b, g के लिए मतलब कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन के लिए क्या फॉर्मूला होता है, l1 t-2 बाहर में c, m0 l0 t1 m a l b l c t -2c, bases are same, then powers are added, बिल्कुल सही। तो पावर्स को ऐड कर लेंगे, यही चेंज आएगी, बाकी सब सेम है। l की पावर b प्लस c, बिल्कुल सही, t की पावर -2c। देन अब क्या करना है, यहाँ से आगे और कुछ हो सकते, सॉल्व हो सकता है आगे, नहीं। अब क्या कर सकते हैं, अब क्या फ़ायदा है हमारे, सॉरी, अब क्या रास्ता है हमारे पास, एक ही रास्ता है कि इनको कंपेयर करें। अब कंपेयरिंग द पावर्स, बेसिस अब हमारे पास एम एल टी सेम आ गई, यहाँ पे भी एम, वहाँ पे भी एम, एल एल टी टी। सो कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ द बेसिस विच आर एम एल टी, सो ए विल बी इक्वल टू 0, b प्लस c विल बी इक्वल टू 0, t की पावर -2c इक्वल्स टू टी की पावर 1, तो यहाँ पे c विल बी इक्वल टू 1/-2। इनकी वैल्यूज निकालना हमारे लिए ज़रूरी है, इनकी वैल्यूज हमारे लिए ज़रूरी है। नाउ c की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं हम, c की वैल्यू यहाँ पे डाल सकते हैं कि नहीं डाल सकते, तो b प्लस -1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2 इक्वल्स टू 0, तो b विल बी इक्वल टू 1/2, a 0 है, b 1/2 है, c -1/2 है। ठीक है, अब क्या क्वेश्चन यहीं पे ख़त्म हो गया, नहीं, आधा क्वेश्चन हुआ है अभी, आधा क्वेश्चन हुआ है। अब क्या करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकल आई, ए बी और सी की वैल्यू निकल आई, तो यहाँ पे ए बी और सी की वैल्यू इस इक्वेशन नंबर 1 में इनकी पावर्स की तौर पे यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेते हैं ताकि हम आगे क्वेश्चन सॉल्व कर पाए। तो ए की वैल्यू हमारे पास आई थी 0, एल की वैल्यू, सॉरी, बी की वैल्यू हमारे पास क्या आई थी 1/2, और जी की वैल्यू हमारे पास आई थी, सॉरी, सी की वैल्यू हमारे पास आई थी -1/2। तो t विल बी इक्वल टू के m की पावर 0, तो मतलब 1 के बराबर हो गया। जब किसी भी चीज़, किसी भी बेस की पावर 0 हो जाती है तो वो 1 के बराबर हो जाता है। समझो a की पावर 0 है तो दैट विल बी इक्वल टू 1, ये हमारा एक्सपोनेंट्स में रूल था ना, बहुत ही लोअर क्लासेस में एक्सपोनेंट्स पढ़ा था हमने, वहाँ पर रूल था ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अब आप m की पावर 0 तो उसको छोड़ देते हैं, l की पावर 1/2, g की पावर -1/2, तो l की पावर 1/2, g की पावर 1/2, क्योंकि ऊपर पावर में माइनस था तो मैंने g को नीचे भेज दिया, तो पावर पॉजिटिव होगी, g को नीचे भेज दिया मैंने। ठीक है, तो अब देखो दोनों की पावर कॉमन है, सेम है l और g की, तो मैं क्या करूँगी, मैं कर दूँगी कॉमन,
ब्रैकेट में डाल के कॉमन कर दूंगी। बहुत चालाक हूँ, बहुत चालाक हूँ। ठीक है, सिंपल कर दिया ना, सिंपल करते जाओ क्वेश्चन को, और क्या करना है, कुछ भी नहीं। अब 1/2 है, इसका मतलब क्या है, रूट लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई टाइम पीरियड की। अब क्या बचा, अब आगे क्या कर सकते हैं, के की वैल्यू डाल सकते हैं। के की वैल्यू मैंने बताई थी सिंपल पेंडुलम के लिए क्या होती है, 2 पाई होती है। तो सिंपल, अब के की वैल्यू डाल दो, के की वैल्यू डाल दो 2 पाई। यहाँ पे देखो 2 पाई वैल्यू डाल दो, 2 पाई। आगे और कुछ कर सकते हैं नहीं, हमने क्या कर दिया, सेकेंड एग्जाम्पल देख ली। ऑफ सेकेंड एडवांटेज दैट वाज टू डिराइव अ रिलेशन, तो हमने टाइम पीरियड के लिए रिलेशन डिराइव कर लिया। ये देख लो, टू डिराइव अ रिलेशन। तो अभी हम सेकेंड एडवांटेज को ही कंटिन्यू करते हुए एक और एग्जाम्पल देख लेते, थर्ड एग्जाम्पल देख लेते, दैट इज वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स। तो उसकी हम चीज़ निकाल, वाटर वेव्स की वेलोसिटी के लिए हम रिलेशन निकालेंगे। तो भाई सबसे पहला स्टेप क्या है, डिपेंड किस पे करती है, सॉरी, डिपेंड्स ऑन, वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स डिपेंड्स ऑन, सबसे पहले डेंसिटी। डेंसिटी को हम किस से रिप्रेजेंट करेंगे, रो से, रो 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 से। ठीक है, डेंसिटी को हम रो से रिप्रेजेंट करते हैं। एक और चीज़ पर डिपेंडेंट होती है हमारी सॉरी वाटर वेव्स की वेलोसिटी देख रहे हैं, तो वेलोसिटी एक और चीज़ पर डिपेंडेंट होती है, दैट इज वेवलेंथ, जिसे हम लैम्ब्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड एक और चीज़ पे डिपेंड करती है वेलोसिटी, दैट इज एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, वो मैंने यहाँ पे आधा लिख भी दिया था गलती से। नेक्स्ट स्टेप क्या है, जी हाँ बिल्कुल, पावर्स लगा दो। कोई भी, आप ऐसा भी कर सकते हो, आप ऐसा भी कर सकते हो, इसको ए, इसको बी, इसको सी, कुछ भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे रो की पावर ए, लैम्ब्डा की पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी लगा रही हूँ। ठीक है, अब क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंबाइनिंग करेंगे। तो कंबाइनिंग करके वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन रो की पावर ए, लैम्ब्डा की पावर बी, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर सी, ये चीज़ आ गई। अब मैं क्या करूँगी, मेरे को ये चीज़ अच्छी नहीं लग रही, मैं इक्वल टू का साइन लगा दूँगी, कांस्टेंट लगा दूँगी। तो यहाँ पे रो ए, लैम्ब्डा बी और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का सी, पावर लगा दी। अब डायमेंशंस डालनी है, इसे मैं इक्वेशन फर्स्ट मान लेती हूँ, डायमेंशंस डालेंगे नेक्स्ट स्टेप। तो वेलोसिटी की डायमेंशन इज m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1। ये कांस्टेंट है, इसको नहीं, डायमेंशन कांस्टेंट है, इसको रहने देंगे। और डेंसिटी का क्या लिखेंगे हम, डेंसिटी का m की पावर 1, l की पावर -3, और बाहर में क्या है a। ये क्या है, वेवलेंथ के लिए हम क्या लिखेंगे, वेवलेंथ लेंथ ही है तो एक तरह की, तो लेंथ के लिए L1, बाहर में b, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, एक्सेलरेशन ही है एक तरह की, तो एक्सेलरेशन के लिए क्या लिखेंगे, L1 t की पावर -2 की बाहर c। तो सॉल्व करो, सिंपल, m की पावर 0, l की पावर 1, t की पावर -1, m a l -3a l b l c t -2c। आई होप कोई गड़बड़ नहीं हुई हो, फास्ट कर लिया। m 0 l 1 t -1 m a l की पावर सेम, l बेसिस सेम, तीन बेसिस सेम, तो पावर्स ऐड हो जाएंगी, 3a + b + c, t की पावर -2c। नेक्स्ट बात करेंगे, आगे क्या कर सकते हैं, कुछ भी नहीं कर सकते हैं। अब पावर्स को कंपेयर करेंगे भाई, तो a 0 b + c + 3a, मगर -3a = 1, ठीक है नहीं, a तो 0 आया, और -2c = -1, मतलब कि c = 1/2, मतलब कि यहाँ पे c की वैल्यू डाल देते हैं, यहाँ पे हम डाल लेंगे 3a, a तो हमारा 0 आया, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, प्लस b + c, b की वैल्यू नहीं पता, c क्या हो जाएगा, 1/2 = 1। इस इक्वेशन में हमने b और c की वैल्यू
ए और सी की वैल्यू पुट की, क्योंकि ए और सी की वैल्यू हमें मिल गई, वहाँ पे पुट कर दी, और बी की वैल्यू हमें नहीं पता, यहाँ से मिल जाएगी। तो बी विल बी इक्वल टू, सॉल्व करके हमारे पास क्या आएगा, 1/2 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो अब हम क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप क्या है, जैसा कि हमेशा बताती हूँ, ए बी और सी की वैल्यू निकाल दी, क्वेश्चन अधूरा है। कैसे अधूरा है, क्योंकि इक्वेशन फर्स्ट में हमने ए बी और सी की वैल्यू पुट करनी है। तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, के तो रखेंगे, आगे ये क्या है, डेंसिटी, डेंसिटी क्या लिखेंगे, पावर ए, डेंसिटी पावर ए क्या है 0, लेम्डा मतलब कि वेव लेंथ, पावर बी क्या है 1/2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की पावर c, तो c इज 1/2। नाउ दोनों की पावर 1/2, तो दोनों को कॉमन ले लेंगे, कॉमन ब्रैकेट के अंदर बाहर 1/2, और जैसे कि मैंने बताया था ए की पावर अगर 0 है तो वो 1 के बराबर है, ये हमारा रूल है एक्सपोनेंट्स का। तो वैसे यहाँ पे 0 है तो ये 1 के बराबर है, इसे लिखेंगे ही नहीं, तो v इक्वल्स टू के लेमडा जी, मतलब ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, बाहर में 1/2 पावर, और ये हमारे पास वैल्यू आ गई। तो इसका मतलब हम इसे क्या लिख सकते हैं, v इक्वल्स टू के लेमडा जी, रूट के अंदर वो भी, क्योंकि 1/2 आया तो रूट लेमडा और जी। दिस इज अ रिलेशन। और ऐसा मैंने क्यों बोला दिस इज अ रिलेशन, क्योंकि हम यही तो एडवांटेज पढ़ रहे हैं, टू डिराइव अ रिलेशन, और उसमें हमने अपना वेलोसिटी ऑफ वाटर वेव्स निकाली। और आपको क्या लगा है, ऐसे ही आपका सेकेंड एडवांटेज भी खत्म हो जाएगा? नहीं, अभी एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं भाई। सो अनदर एग्जाम्पल इज दैट, अनदर क्वेश्चन भी कह सकते हैं, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस शो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड, तो यहाँ पे भी वेलोसिटी का ही है, ठीक है, वेलोसिटी ऑफ साउंड इज इक्वल टू रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी। ओके, सो यहाँ पे वेयर P इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। सो क्वेश्चन क्या कह रहा है, यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस शो दैट वेलोसिटी ऑफ साउंड इज दिस, वेयर P इज प्रेशर एंड रो इज डेंसिटी। सिंपल क्वेश्चन, ठीक है। अब देखो इसका कैसे करेंगे, हमें शो करना है, ऑलरेडी हमें रिलेशन, अब थोड़ा अलग चीज़ आई, अब थोड़ी अलग चीज़ आई सेकेंड एडवांटेज के अंदर, कि हमें सेकेंड एडवांटेज में जो हम क्वेश्चंस देख रहे थे उसमें हमें रिलेशन निकालनी थी, मगर इसमें आपको बोला शो दैट, इसको शो करना, प्रूव करना कि ये इक्वल है, ये रिलेशन है हमारा। सो सबसे पहला वैसे ही चलेंगे हम, सबसे पहला वेलोसिटी किस पे डिपेंड करेंगी, हमने जो वैल्यूज पिछले क्वेश्चन में देखी थी, डेंसिटी देखा था, लेमडा देखा था, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी देखा था, उन पर डिपेंड करती, मगर हम वो नहीं लेंगे, हम क्वेश्चंस में जो यूज़ किए ना वो ही लेंगे, क्योंकि हम यही तो प्रूव करना है। लेमडा ले लेंगे तो लेमडा तो यहाँ पे कहीं पे है ही नहीं, वो लेके क्या करना है, जो क्वेश्चन में है वो वैल्यू लो, उस पर डिपेंड कर रही है, जिस प्रेशर पे भी डिपेंड करती है और हमारे डेंसिटी पे भी डिपेंड करती है, तो ये भी ले लो, ठीक है। तो P और वेलोसिटी एक और चीज़ पे डिपेंड करेगी, डेंसिटी पे, प्रेशर और डेंसिटी, पावर ले लो A और B, सेकेंड स्टेप पावर्स बना लो। नेक्स्ट स्टेप इज दैट कंबाइनिंग करो, तो V इज डिपेंडेंट अपॉन वेलोसिटी इज डिपेंडेंट अपॉन प्रेशर की पावर A एंड रो की पावर B, डेंसिटी की पावर B। नाउ कांस्टेंट, अब मेरे को ये गंदा लग रहा है, मेरे को इक्वल टू का साइन लगाना है, तो कांस्टेंट लगा लेंगे, K लगा लेंगे, तो P की पावर A, रो की पावर B, इसको क्या मान लेंगे, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब क्या करेंगे, सबको पता है डायमेंशंस डालेंगे हर जगह यहाँ पे इस इक्वेशन में, तो इसके अंदर हम डायमेंशंस डालते हैं। वेलोसिटी का डायमेंशन इज, मैं m की पावर 0 L1 t माइनस 1 इक्वल्स टू K, नहीं लिखते हैं तो कांस्टेंट है, वो क्यों लिखना है, ये क्या है, प्रेशर, प्रेशर m1 L माइनस 1 t माइनस 2, बाहर क्या है A, डेंसिटी, डेंसिटी m1 L माइनस 3, बाहर क्या है B, ठीक है। नाउ नेक्स्ट एक घंटे की, 1 घंटा और, थोड़ी 1 घंटे की वीडियो बन गई, चलो कोई बात नहीं, होता है
बड़ी लंबी वीडियो बन गई। बकवास बंद करो और पढ़ा, ये कह रहे हो ना आप? हाँ ये कह रहे हो। समझ में आया मैंने क्या किया? समझ में आया मैंने क्या किया? सबको पता है, अभी तक सॉल्व कर ही रहे थे, इंटू कर दिया, पावर्स को इंटू कर दिया। चेक कर रही हूँ अब। हाँ ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे bases आर सेम, पावर्स आर एडेड या सब्ट्रैक्टेड? ऑब्वियसली एडेड। अब तक तो याद हो जाना चाहिए। m की पावर a प्लस b। नाउ बाकी सब एज इट इज, t की पावर -2 है, और l भी तो है, l भी तो है। बहुत ही ज़्यादा क्लमसी हो गया। l भी तो है, -a प्लस माइनस प्लस 3b, और t बचा -2a। अब क्या कर सकते हैं आगे? और कुछ सॉल्व कर सकते हैं? नहीं। आप क्या कर सकते हैं? एक ही जा रहा है हमारे पास, एक ही रास्ता है, दैट इज कंपेयरिंग द पावर्स ऑफ m, l एंड t। सो कंपेयर द पावर्स, कंपेयरिंग द डायमेंशंस। डायमेंशंस कहते हैं ना पावर्स को, पता है ना? डायमेंशंस बोला मैंने, पावर्स को डायमेंशंस भी कहते हैं। तो a प्लस बी इक्वल्स टू 0, -a प्लस 3b इक्वल्स टू 1, और -2a इक्वल्स टू -1। a विल बी इक्वल टू 1/2। ये मैंने माइनस को क्यों हटा दिया? क्योंकि मैंने कैंसिल आउट कर दिया। आपने कॉपी पे ऐसे करना है, ऐसे, ठीक है? सो a इक्वल्स टू 1/2। एक ये चीज़ निकली थी, एक ये चीज़ निकली थी। हमें क्या करना है? a और b दो ही डायमेंशंस है हमारे पास, तो दो ही, कोई भी दो इक्वेशन ले लो। a तो पता चल गया, अब b की वैल्यू निकालने के लिए इसमें डाल लो। a की थी 1/2 और b है 0, सॉरी, इसमें a की वैल्यू डाल दी तो b इक्वल्स टू -1/2, तो b हमारे पास आ गया। तो अब क्या करना है? पुट द वैल्यूज ऑफ a एंड b इन इक्वेशन नंबर 1। तो वैल्यू डाल लो। v इक्वल्स टू k p की पावर 1/2, डेंसिटी की पावर -1/2। v इक्वल्स टू k p की पावर, देखो अब क्या, p को तो वैसे ही रहने दूंगी, p की पावर 1/2, ठीक है? -1/2 है तो सॉरी, रो को नीचे ले आएंगे तो 1/2 हो जाएगा, है ना? तो अब क्या होगा? दोनों सेम है, 1/2 1/2 दोनों की पावर सेम है, तो कॉमन ले लेंगे, सिंपल। अब क्या हो जाएगा? क्योंकि 1/2 पावर है तो हम रूट लिख सकते हैं, इसकी जगह रूट लगा सकते हैं। सो वी विल बी इक्वल टू अपना के रूट के भी हम हटा सकते हैं, के क्योंकि हमारा कांस्टेंट के बराबर है। ये हम किसकी वैल्यू निकाल रहे थे? वेलोसिटी शो कर रहे थे ना, तो के हमारा, क्योंकि देखो के की वैल्यू, मैं के को इसलिए हटाना चाहती हूँ क्योंकि क्वेश्चन में ही था, क्वेश्चन में सिर्फ शो दैट था, क्या था? रूट प्रेशर अपॉन डेंसिटी, सिर्फ ये था। और मेरा के भी आ रहा है तो के को मैंने कांस्टेंट माना है, मतलब कि के हमारा 1 के बराबर था ना, तो के हटा दूंगी। 1 है यहाँ पे, कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 है। तो हेंस प्रूव्ड, क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। आई होप आपको क्लियर होगा। कॉन्स्टेंटली 1 घंटे से वीडियो बना रही हूँ, 1 घंटा से भी ज़्यादा हो गया है। बहुत मेहनत की है इस वीडियो को बनाने के लिए। लग रहा होगा कुछ भी नहीं किया, मगर बहुत मेहनत की है। 1 घंटे से लगातार बोली हूँ, लिखी हूँ, एक जगह बैठी रही हूँ पढ़ाने के लिए, तो मेहनत तो लगती है। आप लोगों को लग रहा होगा क्या मेहनत है यार एक जगह बैठ के पढ़ाने में, है ना? अब लास्ट रिलेशन देख लेंगे, लास्ट एक्सप्रेशन देख लेंगे अपने सेकंड एडवांटेज के लिए, ताकि वो हमें अच्छे से पक्का हो जाए हमें। सेकंड एडवांटेज इज टू डिराइव अ रिलेशन। और जी हाँ, अभी भी हमारा ये एडवांटेज, इसके रिलेटेड बातें करना हमारी ख़त्म नहीं हुई। हम अब देख लेंगे डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर एस्केप वेलोसिटी। अब एस्केप वेलोसिटी को हम v से ही डिनोट करेंगे। सो अब पहला स्टेप क्या है? किस पे डिपेंड करता है? सो वेलोसिटी, एस्केप वेलोसिटी डिपेंड्स अपॉन ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, मास, पावर साथ साथ ही दे रही हूँ पावर मैं, क्योंकि आप सबको पता है पावर तो देनी है, मैं साथ साथ ही लिख लूँ, ठीक है? एंड रेडियस।
अब क्या करना है, सबको कंबाइन करना है, तो मैं यहीं पे कंबाइन कर देती हूँ सबको। अब क्योंकि मेरे को ये साइन अच्छा नहीं लग रहा है, इसलिए मैं इक्वल टू का साइन लगाना चाहती हूँ। उसके लिए मैं कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पे के कांस्टेंट लगा दिया और जी की पावर ए, एम की पावर बी और आर की पावर सी। नेक्स्ट स्टेप क्या है, डायमेंशनल फॉर्मूला पुट करना है इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेती हूँ। और इसमें वेलोसिटी के लिए क्या है, m0 l1 t-1, और के लिए कुछ भी नहीं, कांस्टेंट है, और g के लिए ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। ये जी क्या है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो अगर आपको याद ना हो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की क्या वैल्यू है, क्या डायमेंशनल फॉर्मूला है, तो ये देख लो, m की पावर -1, n की पावर 3, और t की पावर -2, और ब्रैकेट के बाहर हमारा a लगा हुआ है, तो a एंड मास, ये किस चीज़ का मास है, मास ऑफ अर्थ। एस्केप वेलोसिटी का एक्सप्रेशन हम डिराइव कर रहे हैं, इसलिए ये मास ऑफ अर्थ है। एंड दैट विल बी इक्वल टू m1, बाहर में b, तो ये मल्टीप्लाई करके b रहेगा ना। और यहाँ पे हाथ बहुत गंदे हो गए मेरे। रेडियस हमारी लेंथ के बराबर होती है, इसलिए L1 और बाहर में C रहेगा, तो मल्टीप्लाई करके L की पावर C, M की पावर B और M की पावर माइनस से L की पावर 3A, T की पावर -2A, और यहाँ पे M की पावर 0, L की पावर 1, T की पावर -1। M0, L1, T-1, bases are same, powers are added, bases are same, powers are added, T-2A। नाउ अब आगे क्या कर सकते हैं, और कोई चारा नहीं, तो क्या करें, पावर्स को कंपेयर कर लो, सिंपल डायमेंशंस को कंपेयर कर लो, -a + b = 0, देन LA + C = 1, और t के लिए -2a = -1, तो a = 1/2। a निकल आया। आगे b भी निकाल लेते क्योंकि हमें c भी निकालना है, तो b कहाँ पे डालें हम, एक सेकेंड मेरे को चेक करने दो। सो सॉरी, आप सोच रहे होगे कि मैंने यहाँ पे गड़बड़ की, तो जी हाँ बिल्कुल ठीक हो, मैंने यहाँ पे गड़बड़ की है। यहाँ पे 3 था, 3ac, ठीक है। नाउ a की वैल्यू हम डाल लेते हैं इसमें, 3ac + c, 3 1/2 + c = 1, so c will be equal to 1 - 3/2। c हमारा किसके बराबर आ जाएगा, तो c की वैल्यू हमारे पास आई -1/2। a की वैल्यू, c की वैल्यू, b की वैल्यू कौन निकालेगा, मैं ही निकालूंगी, आप ही निकाल लो। इधर डाल लेते हैं, a की वैल्यू पता है, इस इक्वेशन में डाल लो, -1/2 + b = 0, तो b = 1/2। a b c की वैल्यू निकल गई। अब कहाँ पे डालना है, ऑब्वियसली इक्वेशन नंबर फर्स्ट में। तो यहाँ पे k a की जगह 1/2, m 1/2, b की वैल्यू 1/2, r c की वैल्यू -1/2। अब क्योंकि माइनस है तो आइडिया आ गया होगा, नीचे भेज देंगे, पॉजिटिव हो जाएगा। वेलोसिटी, इसके वेलोसिटी हो जाएगी k gm की पावर 1/2। इनको कॉमन ले लूँगी क्योंकि 1/2 सेम कॉमन है, कॉमन ले लूँगी, और नीचे r 1/2। सो ये चीज़ देखो, दोनों की पावर सेम, तो कॉमन ले लेते हैं। सो यहाँ पे पावर कॉमन ले ली, तो हमारे पास वेलोसिटी, एस के वेलोसिटी हो जाएगी के तो कांस्टेंट है, वो 1 के बराबर है, इसको रहने देते हैं। √gm/r, 1/2 की जगह रूट लगा सकते हैं। सो हैंस हमारे पास ये रिलेशन आ गई एस्केप वेलोसिटी की। सो आज की इस वीडियो में हम सेकंड एडवांटेज भी हमने पढ़ लिया पूरी तरह से, और इसी के साथ आज की वीडियो ख़त्म हुई।